हेलो एवरीवन, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके लिए जीएसटी रिवीजन सीरीज लेके आऊंगा। उसे पहला रिवीजन में लेके आया था टाइम ऑफ सप्लाई का। तब मैंने वीडियो के अंदर मेंशन किया था कि जो आपकी रिक्वायरमेंट हो आप मुझे मैसेज करो और जो आप पहले बताओगे मैं वही चैप्टर का रिवीजन लेके आऊंगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज किया पर्सनली या ऑन द यूट्यूब चैनल, सर आप सबसे पहले वैल्यू ऑफ सप्लाई का रिवीजन हमें प्रोवाइड करो। तो आज हम स्टार्ट करेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई के रिवीजन के बारे में कि वैल्यू ऑफ सप्लाई के कंसेप्ट को हम यहां कवर। वापस से आपको मेंशन करता हूं, जिस चैप्टर का आपको रिवीजन चाहिए आप मेरे YouTube चैनल पे उसको मेंशन कर देना, उसका आपको रिवीजन मिल जाएगा। मेरा टारगेट है और स्टूडेंट्स को जीएसटी में इजी बना दूं, चाहे वो सीए कर रहा हो, चाहे वो सीएस कर रहा हो, चाहे वो सीए में कर रहा हो, चाहे वो इंटर में हो या फाइनल में हो। जीएसटी तो मैं पूरा आपको टिप्स पे याद करा दूंगा। आई लव जीएसटी, बहुत इंटरेस्टिंग। तो यहां पे हम स्टार्ट कर रहे हैं जीएसटी का रिवीजन ऑफ द चैप्टर वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो यदि वैल्यू ऑफ सप्लाई की हम बात करें तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि जीएसटी जो चार्ज होगा वो किसके ऊपर चार्ज होगा? जीएसटी जो आपका लगेगा वो किसके ऊपर लगेगा? वैल्यू मल्टीप्लाई विथ। तो पॉइंट ये आता है सर हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू। सर वैल्यू कैसे डिटरमाइन की जाएगी? तो सप्लाई की जो वैल्यू हम निकालेंगे दैट विल बी कैलकुलेटेड एज पर सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 और सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 इज ट्रांजैक्शन वैल्यू। यदि ट्रांजैक्शन वैल्यू को यदि आपको वन वर्ड में यदि कहना है तो आप बोल सकते हो इट इज अ सेलिंग प्राइस। ट्रांजैक्शन वैल्यू के लिए दो पार्टी होना बहुत जरूरी है मिनिमम, वन इज अ सप्लायर अनदर इज अ रेसिपिएंट। सप्लायर का काम क्या है? सप्लायर ने माल बेचा, तो रेसिपिएंट ने क्या किया? प्राइस पे किया। तो रेसिपिएंट के द्वारा जो भी प्राइस पे की जा रही है, प्राइस पे की जानी है, ये प्राइस ट्रांजैक्शन वैल्यू होगी। इस वैल्यू के ऊपर जीएसटी चार्ज होगा। यदि सप्लायर एंड रेसिपिएंट दोनों क्या होने चाहिए? नॉट रिलेटेड पर्सन, एंड जो भी प्राइस है वो सोल कंसिडरेशन होना चाहिए फॉर द सप्लाई। उसके अलावा कोई भी एडिशनल कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए, कोई भी कंसिडरेशन काइंड में नहीं होना चाहिए। तो देन रेसिपिएंट ने जो भी वैल्यू पे किया, जो भी प्राइस पे किया, उसी वैल्यू के आधार पे जीएसटी पे करना पड़ेगा। लेकिन यदि सप्लायर एंड रेसिपिएंट यदि रिलेटेड पर्सन नहीं हुए तो सप्लायर और रेसिपिएंट रिलेटेड पर्सन नहीं है तब तो ट्रांजैक्शन वैल्यू एप्लीकेबल होगा। लेकिन यदि वो रिलेटेड पर्सन निकले तो देन ट्रांजैक्शन वैल्यू के आधार पे वैल्यूएशन नहीं होगा। आपको सेक्शन 15 सबसेक्शन 4 में आना पड़ेगा, दैट इज सेक्शन 15 सबसेक्शन 4 दैट इज सीजीएसटी रूल्स के अकॉर्डिंग आपको वैल्यूएशन करना पड़ेगा। रूल नंबर 27, रूल नंबर 28, रूल नंबर 29, रूल नंबर 30, 31। तो ये जो रूल नंबर 27 से लेके रूल नंबर 31 जो वैल्यू दी हुई है उनके आधार पे आपको क्या करना होगा? वैल्यू कंप्यूट करनी होगी। सर यदि सप्लायर एंड रेसिपिएंट और रेसिपिएंट के जो प्राइस दी जा रही है यदि वो सोल कंसिडरेशन फॉर सप्लाई नहीं हुआ तो क्या होगा? सर उसमें भी रूल्स एप्लीकेबल। मतलब ये कि ट्रांजैक्शन वैल्यू तभी एप्लीकेबल होगा जब सप्लायर एंड रेसिपिएंट रिलेटेड पर्सन नहीं हो एंड जो भी प्राइस पे की जा रही है वो अकेला कंसिडरेशन हो, कोई भी कंसिडरेशन काइंड में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। तब तो ट्रांजैक्शन वैल्यू के आधार पे वैल्यूएशन करोगे, अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा? सेक्शन 15 सबसेक्शन 4 रूल्स के आधार पे वैल्यूएशन करना। सेक्शन 15 सबसेक्शन 5 बाहर में जाए 15(1) और 15(4). 15 सबसेक्शन 5 की पहली लाइन में लिखा हुआ है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट। मतलब 15 सबसेक्शन 1 और 15 सबसेक्शन 4 बाहर में जाए, जो भी सप्लाईज गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाइड है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल, उन नोटिफाइड सप्लाईज का वैल्यूएशन इन द मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, उसके अकॉर्डिंग वैल्यू कंप्यूट की जाएगी। और यदि जो सप्लाईज गवर्नमेंट ने नोटिफाइड कर दी तो देन ट्रांजैक्शन वैल्यू भी रेलिवेंट नहीं है और रूल नंबर 27 से लेके रूल नंबर 31 के जो रूल्स है वो भी रेलिवेंट नहीं है। जो भी सप्लाईज नोटिफाइड है बाय द गवर्नमेंट, तो जो भी मैनर गवर्नमेंट ने स्पेसिफाइड किया है उसी मैनर में आपको क्या करना होगा? वैल्यू कंप्यूट करनी होगी। तो नाउ वी कम टू द सेक्शन 51। यदि वैल्यू ट्रांजैक्शन वैल्यू है और नॉर्मली
जितने भी सप्लाईज हैं उन सारे सप्लाईज का वैल्यूएशन ट्रांजैक्शन वैल्यू के आधार पे ही करना पड़ता है, प्रोवाइडेड कंडीशन फुलफिल हो जाए, सप्लाई रेसिपिएंट रिलेटेड पर्सन नहीं होने चाहिए, एंड प्राइस क्या होनी चाहिए, सोल कंसिडरेशन, मतलब ओनली कंसिडरेशन, कोई भी काइंड इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। और यदि ट्रांजैक्शन वैल्यू के आधार पर रिवैल्यूएशन करना है तो दैट आपको कुछ बातें याद रखनी पड़ेगी। सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 के 5 एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 के अंदर 2 पॉइंट आपको क्या करने होंगे, माइनस करने होंगे। आई रिपीट अगेन, ट्रांजैक्शन वैल्यू सेक्शन 15 सबसेक्शन 1, यदि ट्रांजैक्शन वैल्यू के आधार पे यदि आपको जीएसटी पे करना है तो सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 कितने पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स आपको क्या करने, ऐड करने, और सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 के अंदर 2 पॉइंट्स आपको क्या करने, माइनस करने, और जो भी वैल्यू आएगी उस वैल्यू के ऊपर क्या होगा, जीएसटी आपका चार्ज होगा। सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 के अंदर कौन से वो 5 एडजस्टमेंट है जो आपको करने हैं, किसमें बेटा, सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 के अंदर 5 पॉइंट्स। पहला पॉइंट, यदि कोई भी टैक्सेस, कोई भी ड्यूटीज, कोई भी सेल्स या कोई भी फीस यदि चार्ज की जा रही है अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग फोर्स, यदि किसी भी कानून में, चाहे वो कोई भी लॉ, जरूरी नहीं जीएसटी हो, किसी भी लॉ के अंतर्गत यदि कोई भी टैक्सेस या कोई भी ड्यूटीज या कोई भी सेल्स या कोई भी फीस यदि रेसिपिएंट से सप्लायर ने चार्ज की तो वो टैक्सेस और ड्यूटीज क्या होंगे, वैल्यू के अंदर इंक्लूड होंगे। लेकिन जो भी जीएसटी का जो अमाउंट है ये वैल्यू के अंदर इंक्लूड नहीं होगा यदि सप्लायर ने सेपरेटली चार्ज किया, और यदि सप्लायर ने यदि सेपरेटली चार्ज किया तो जितना जीएसटी का अमाउंट है वो जीएसटी में भी सीजीएसटी में भी एसजीएसटी में भी यूटीजीएसटी में भी आईजीएसटी में भी जीएसटी सेल्स, ये वैल्यू के अंदर कभी भी इंक्लूड नहीं होगा। वी टेक ए एग्जांपल, मैंने पहले भी कहा था कि रिवीजन क्लासेस में मैं बहुत डिटेल्ड में नहीं लूंगा जितना कि मैं नॉर्मल क्लासेस में लेता हूं, फिर भी आपको बेसिक आइडिया पूरा देखे जाऊंगा मैं। यदि आप रिवीजन क्लासेस भी ले लेते हो तो आपका पूरा जीएसटी का 90% कवरेज होगा। ये सप्लायर है, दिस इज अ रेसिपिएंट। सप्लायर ने रेसिपिएंट को हाउस प्रॉपर्टी रेंट पे दी, बोला कि आपको क्या करना पड़ेगा, 15,000 रुपीज का पर मंथ रेंट देना पड़ेगा, और प्लस जो भी हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेस होंगे वो हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेस भी देना पड़ेगा, दैट इज द 1,000 रुपीज। तो कितना अमाउंट लिया जा रहा है पर मंथ, 16,000 रुपए पर मंथ। समझ में आया कि नहीं आया? मेरा सप्लायर ने रेसिपिएंट को बोला कि 15,000 रुपए का रेंट है, तुम ही प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो ना, तो इस प्रॉपर्टी का टैक्स भी तुम ही दोगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेंट के नाम से कितना अमाउंट लिया, रेंट लिया 15,000 रुपए का, 1,000 रुपए का टैक्सेस। मैंने क्या बोला, चाहे कोई भी टैक्सेस हो, किसी भी लॉ के अंतर्गत कोई भी टैक्सेस हो, यदि आपने कोई टैक्स का अमाउंट रेसिपिएंट से लिया तो इसका मतलब जिस वैल्यू के ऊपर जीएसटी चार्ज होगा वो 15,000 रुपए नहीं होगा, वो वैल्यू कितना होगा, 16,000 रुपए होगा। तो ये जो भी म्युनिसिपल टैक्सेस है, ये जो भी हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेस है, ये टैक्सेस वैल्यू के अंदर इंक्लूड होंगे। तो वैल्यू विल नॉट बी 15,000, वैल्यू विल बी 16,000। वी टेक ए सेकेंड एग्जांपल। यदि सप्लायर ने क्या किया, कोई गुड्स इंपोर्ट किया, जो गुड्स इंपोर्ट किया, इंपोर्ट करने के बाद रेसिपिएंट को सेल किया, बोला कि ये मैं तुम्हें बेच रहा हूं इंपोर्ट करने के बाद, तो 15,000 रुपए का तो वैल्यू है, लेकिन जब मैंने गुड्स इंपोर्ट किया तो इंपोर्ट करने पर इंपोर्ट ड्यूटी भी लगी होगी, और इंपोर्ट ड्यूटी 2,000 रुपए की लगी, तो आपको 17,000 रुपए मेरे को देना होगा। तो मेरा सप्लायर ने बोला ये गुड्स मैंने इंपोर्ट किया तो इंपोर्ट ड्यूटी भी लगी, जब मेरी इंपोर्ट ड्यूटी लगी तो मैं तुमसे भी लूंगा। तो सप्लायर बोलता है 15,000 का माल है लेकिन 2,000 की इंपोर्ट ड्यूटी है, यू हैव टू पे 17,000 रुपीज। मैंने क्या बोला, अंडर एनी लॉ, किसी भी कानून में यदि कोई भी टैक्सेस या ड्यूटीज या सेल चार्ज किया सप्लायर ने रेसिपिएंट से, तो ये सब वैल्यू के अंदर इंक्लूड होगा। तो वैल्यू कितनी होगी, 17,000 रुपीज। वैल्यू कितनी होगी, 17,000 रुपीज। वी टेक ए थर्ड एग्जांपल। यदि सप्लायर ने रेसिपिएंट को माल बेचा, मे बी गुड्स या मे बी सर्विसेज, बोला वैल्यू है 10,000 रुपीज की और आपको 1,800 रुपए का जीएसटी देना पड़ेगा, टोटल इज 11,800 रुपीज। तो
ट्रांजैक्शन वैल्यू का मतलब क्या होता है? एनी प्राइस पेड और पेएबल, एनी प्राइस पेड और पेएबल। तो ट्रांजैक्शन वैल्यू कितनी होगी? दैट इज 11,800 रुपीज, दैट इज अ प्राइस पेड और पेएबल। रेसिपिएंट इन गुड्स और सर्विसेज के लिए सप्लायर को क्या देगा? 11,800 रुपीज देगा। तो यहां पे पॉइंट नंबर ए में क्लियर किया, बात बिल्कुल सही है। जो भी टैक्सेस या ड्यूटीज है किसी भी लॉ के अंतर्गत जो चार्ज किए जाते हैं वो सब वैल्यू के अंदर इंक्लूड होगा, लेकिन 11,800 रुपए के अंदर जो 1,800 रुपए का जो जीएसटी है, मे बी सी जीएसटी, मे बी एस जीएसटी, मे बी यूटी जीएसटी, मे बी आई जीएसटी, और सेपरेटली चार्ज किया जा रहा है, तो ये वैल्यू के अंदर इंक्लूड नहीं होगा जिस वैल्यू के ऊपर जीएसटी लगेगा। जीएसटी के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, तो जो वैल्यू है जिसके ऊपर जीएसटी चार्ज करना है दैट इज 10,000 रुपीज पर बी। नाउ वी कम टू द सेकंड एडजस्टमेंट। लेकिन सेकंड एडजस्टमेंट आने से पहले एक पॉइंट सीबीआईसी ने क्लैरिफाई किया कि यदि सप्लायर जब रेसिपिएंट को यदि कोई भी सप्लाई करता है तो इनकम टैक्स में एक कंसेप्ट होता है टीसीएस का, टैक्स कलेक्टेड एज सोर्स। तो ये इंटीरियम लेवी है, कोई नया टैक्सेस नहीं है। इनकम टैक्स में हम बहुत डिटेल में बात करते हैं, तो यहाँ पे रिवीजन क्लासेस में इस पर ज्यादा मैं बताऊंगा नहीं। तो टैक्स कलेक्टेड एज सोर्स बेसिकली एक टैक्सेस है, किसी के ब्याह पर लिया जाता है, ये एक इंटीरियम लेवी है, तो ये कोई टैक्सेस नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सप्लायर ने रेसिपिएंट से टीसीएस यदि कोई कलेक्ट किया गया होगा तो ये वैल्यू के अंदर इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि ये टैक्सेस नहीं है, इट इज ओनली इंटीरियम लेवी। ये सीबीआईसी ने बिल्कुल क्लैरिफाइड की, राइट। नाउ वी कम टू द सेकंड एडजस्टमेंट। सेकंड एडजस्टमेंट क्या कहता है, समझना बात। ये मिस्टर बी जयपुर का, और भैया ये मिस्टर बी जयपुर का ये सोनी के शोरूम में जाता है। कहां जाता है? सोनी के शोरूम में मुंबई गया, और मुंबई में जाके बोला भैया मुझे क्या चाहिए? जूते चाहिए। तो जूते थोड़ी लेगा, क्या लेगा? इसने बोला भैया मुझे टीवी चाहिए। कहां का? ये जयपुर का। तो जयपुर का पर्सन मुंबई गया, बोला मुझे टीवी चाहिए, बिल्कुल बोला टीवी आपको मिल जाएगा, और बोला हम जयपुर डिलीवर कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी लाइबिलिटी है, हमने डिसाइड किया है। ये जयपुर का पर्सन मुंबई के शोरूम में गया, बोला मुझे टीवी दे दो, उन्होंने बोला टीवी दे देंगे, और उन्होंने डिसाइड किया ठीक है आप जयपुर जाओ, आपको ये टीवी जयपुर मिल जाएगा। हम एग्रीड करते हैं, वी आर लाइबल टू पे। हमारी ड्यूटी है, हमारी जिम्मेदारी, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम कैसे भी पहुंचाएं, ये टीवी आपको जयपुर पहुंचा देंगे। लेकिन मिस्टर भी जल्दीबाजी में था, उसने बोला कि मैंने ट्रक बुक कर लिया, और ट्रक बुक करके वो टीवी खुद ले गया, और देन इसका कार्टेज लगा 500 रुपया, इसका कार्टेज लगा 500 रुपया, जो रेसिपिएंट ने मिस्टर बी ने पे कर दिया। बोला मेरे को जल्दी है, 500 रुपया पे करके, कार्टेज पे करके वो टीवी ट्रक में लेके जयपुर आ गया। और मिस्टर बी ने 40,000 रुपीज किसको दिया? मुंबई के शोरूम को दिया, सोनी शोरूम को दिया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टीवी? इस टेलीविजन का वैल्यू क्या होना चाहिए? रेसिपिएंट ने सप्लायर को कितना अमाउंट दिया? रेसिपिएंट ने सप्लायर को कितना अमाउंट दिया? 40,000 रुपीज। लेकिन रेसिपिएंट की जेब से 500 रुपए का कार्टेज भी लगा। लाइबिलिटी किसकी थी? लाइबिलिटी सप्लायर की थी। लाइबिलिटी किसकी थी? सप्लायर की थी। लेकिन किसने इनकर कर दिया? रेसिपिएंट ने। यदि रेसिपिएंट अपनी जेब से नहीं पे करता, सप्लायर तो एग्रीड है, सप्लायर तो बोल ही रहा है मैं डिलीवर कर दूंगा जयपुर के अंदर, तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारी लाइबिलिटी है। तो जब सप्लायर की लाइबिलिटी है तब भी रेसिपिएंट ने यदि वो अमाउंट पे कर दिया, तो यदि कोई ऐसा कोई एक्सपेंसेस सप्लायर की लाइबिलिटी और रेसिपिएंट यदि पे कर देता है, तो ये जो अमाउंट है 500 रुपीज का, ये भी वैल्यू के अंदर इंक्लूड होगा। तो जीएसटी 40,000 पे नहीं होगा, जीएसटी 40,500 रुपीज पर पे होगा। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोई भी एडजस्टमेंट तभी करना होता है जब वो वैल्यू के अंदर इंक्लूड नहीं होता। तो ये लाइन तो बड़ी जनरल है। मैं बोलूं बेटा तुम बैठ जाओ, यदि आप ऑलरेडी बैठे हुए हो तो आप क्या बोलोगे? सर मैं ऑलरेडी बैठा हुआ हूं ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी एडजस्टमेंट आपको तभी करना पड़ता है जब वो ऑलरेडी इंक्लूड नहीं हो, और यदि इंक्लूड कर रखा है तो कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। और जितना इंक्लूड नहीं कर रखा उतना आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। क्या इंक्लूड करना पड़ेगा? पॉइंट नंबर बी, जल्दी बोलो। यदि सप्लायर की लाइबिलिटी हो, लाइबिलिटी सप्लायर की हो, सप्लायर बोल रहा है कि एक्सपेंसेस मैं करूंगा, मेरी जिम्मेदारी है, मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, और फिर भी रेसिपिएंट यदि ऐसे एक्सपेंसेस यदि अपनी जेब से कर देता है, तो इसका मतलब सप्लायर ने
सप्लायर ने, रेसिपिएंट ने सप्लायर को कम अमाउंट पे किया होगा। यहाँ पे रेसिपिएंट मिस्टर बी ने सप्लायर को 40,000 रुपए दिए, 500 रुपए उसकी जेब से लगे, तो इसका मतलब उसने 500 रुपया कम दिया होगा, क्योंकि लाइबिलिटी किसकी थी? सप्लायर की थी। सप्लायर ने बोला मैं जयपुर पहुंचा दूंगा, तो ये 500 रुपीज का जो ये अमाउंट है ये वैल्यू के अंदर इंक्लूड करना है। नाउ वी कम टू द थर्ड एडजस्टमेंट। थर्ड एडजस्टमेंट क्या कहता है? थर्ड एडजस्टमेंट ये कहता है कि ये एमएस ज्वेलर्स, आप एमएस ज्वेलर्स में गए, भैया मुझे रिंग चाहिए, उन्होंने बोला रिंग कितने की है? 1,50,000 रुपीज की है। आपने बोला ऐसे प्लास्टिक की पन्नी में लपेट के मत देना, हमें आपको प्रॉपर बॉक्स में भी देना पड़ेगा। तो एमएस ज्वेलर्स बोला मैं दे दूंगा, मैं दे दूंगा, लेकिन 1.5 लाख रुपए की रिंग है, यदि आपको इतना बढ़िया बॉक्स चाहिए तो उसका 200 रुपए आपको देना पड़ेगा। उसका मतलब यदि आपको रिंग चाहिए विथ बॉक्स, क्योंकि सिंपल सी बात है, आप ओनली रिंग की थोड़ी लोगे, बॉक्स भी तो लोगे ना। तो इसका मतलब सप्लायर ने कितना अमाउंट चार्ज किया? 1,50,200 रुपीज। कितना अमाउंट चार्ज किया? 1,50,200 रुपीज। या थर्ड, पैकिंग के नाम से, लेबलिंग के नाम से, पैकिंग के नाम से, लेबलिंग के नाम से ऑल मार्क चार्जेस। आपने देखा होगा जब आप कोई ज्वेलरी लेते हो तो उन्होंने बोला ये ज्वेलरी कितने का? ये रिंग 4,000 रुपए की, लेकिन 100 रुपया ऑल मार्क चार्जेस भी लगेगा, तो वो भी वैल्यू के अंदर इंक्लूड होगा। तो इसका मतलब सप्लायर के द्वारा जो भी कुछ किया जा रहा है, सप्लायर कुछ भी अलग से कर रहा है, आपके प्रोडक्ट को वेट करने का 500 रुपया अलग से ले रहा है, तो वो भी वैल्यू के अंदर इंक्लूड करना होगा। उस आपने रेसिपिएंट ने सप्लायर को बोला कि आपको इंस्पेक्शन भी कराना पड़ेगा, जैसे मशीन होती है, करोड़ों की मशीन होती है, तो इस केस में मशीन होती है, यदि आप करोड़ों की परचेज कर रहे हो तो दैट मस्ट बी सर्टिफाइड बाय द इंजीनियर्स। तो यदि कोई इंस्पेक्शन चार्जेस लिया गया तो वो इंस्पेक्शन चार्जेस भी क्या होगा? वैल्यू के अंदर इंक्लूड होगा। मतलब मशीन कितने की है? मशीन है 1 लाख की, मशीन है 1 लाख की, और 5,000 रुपए का इंस्पेक्शन चार्जेस लिया, तो टोटल अमाउंट आपने कितना चार्ज किया? 1,05,000। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी नाम यदि सप्लायर के द्वारा कुछ भी किया जाता है, पैकिंग किया जाता है, लेबलिंग किया जाता है, या फॉर एग्जाम्पल हॉलमार्क चार्जेस, लेबलिंग, वेटमेंट, जो भी सारी बात, तो यहां पे ध्यान से पढ़ना। थर्ड एडजस्टमेंट क्या कहता है? इंसिडेंटल एक्सपेंसेस लाइक कमीशन एंड पैकिंग चार्ज्ड बाय द सप्लायर टू द रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई एंड एनी अमाउंट चार्ज बाय द सप्लायर फॉर एनीथिंग डन। तो यदि सप्लायर ने सप्लाईज के रिगार्डिंग जो भी कुछ किया, यदि रेसिपिएंट से चार्ज किया, तो वैल्यू के अंदर क्या करना होगा? इंक्लूड करना होगा। देयर नंबर ऑफ एग्जांपल्स आर देयर। नाउ फोर्थ एडजस्टमेंट, यदि सप्लायर ने बोला भैया ये 4,000 रुपीज का पेमेंट है, ये 4,000 रुपीज का मैं भी आपको कोई गुड्स या सर्विसेज या बहुत आपको सप्लाई कर रहा हूं, लेकिन आपको 15 दिन के अंदर पेमेंट करना पड़ेगा, और यदि आपने 15 डेज के अंदर पेमेंट नहीं दिया तो आपको 500 रुपीज का इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो यदि लेट पेमेंट की वजह से, यदि कोई भी इंटरेस्ट या लेट फीस यदि चार्ज की जाती है, तो ये तो हमने टाइम ऑफ सप्लाई के अंदर भी बात की थी। आई रिपीट, यदि लेट पेमेंट की वजह से, यदि डिले पेमेंट करने की वजह से यदि कोई भी लेट फीस या पेनल्टी या कोई भी इंटरेस्ट यदि सप्लायर के द्वारा चार्ज किया जाता है, तो ये 500 रुपए भी वैल्यू के अंदर इंक्लूड होगा। इसका मतलब जीएसटी 4,000 रुपीज पर नहीं लगेगा, जीएसटी कितने पे लगेगा? 4,500 रुपीज पे लगेगा। नाउ वी कम टू द लास्ट एडजस्टमेंट। मैंने कहा कि जो ट्रांजैक्शन वैल्यू के आधार पे जब जीएसटी चार्ज होगा, तो जितना भी प्राइस बायर ने पे किया उसमें कितने एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे? 5 एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। नाउ वी कम टू द फिफ्थ एडजस्टमेंट। फिफ्थ एडजस्टमेंट क्या कहता है? ये सप्लायर है चिन्मय ट्यूटोरियल्स। चिन्मय ट्यूटोरियल्स ने एक स्टूडेंट ए को पढ़ाया। क्या पढ़ाया? ये स्टूडेंट ए आया, बोला मुझे जीएसटी पढ़ना है, और स्टूडेंट ने जीएसटी पढ़ने के लिए क्या किया? चिन्मय ट्यूटोरियल्स को 4,000 रुपए का पेमेंट दे दिया। इस स्टूडेंट के बिहाफ पे देयर इज ए आरके मार्बल्स ट्रस्ट फंड ने चिन्मय ट्यूटोरियल्स को 5,000 रुपए और दिए। मतलब चिन्मय ट्यूटोरियल्स बोलता है मैं आपको जीएसटी पढ़ाऊंगा, स्टूडेंट ए ने कितना पेमेंट दिया? 4,000 रुपीज। इसी सप्लाईज के कनेक्शन में आरके मार्बल जो ट्रस्ट फंड है, उन्होंने 5,000 रुपीज और चिन्मय ट्यूटोरियल्स को दिया। तो मुझे बताओ, चिन्मय ट्यूटोरियल्स को यहाँ पे सर्विसेज के बदले 4,000 रुपए मिल रहे हैं या 9,000 रुपीज मिल रहे हैं? उसे पता है कि स्टूडेंट
4,000 रुपए दे रहा है, और आरके मार्बल जो ट्रस्ट है इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडीज या इन द फॉर्म ऑफ डोनेशन या इन एनी अदर फॉर्म जो भी अमाउंट दे रहा है, ये तो रहा है ना, क्योंकि चिन्मय ट्यूटोरियल्स को पता है कि 4,000 रुपए ये स्टूडेंट देगा तो मैं पढ़ाऊंगा नहीं, पहले ही डिसाइड हो गया है कि 4,000 रुपए स्टूडेंट ए देगा और इसी सप्लाईज के कनेक्शन में आरके मार्बल्स 5,000 रुपीज और देगा। तो यदि कोई भी सब्सिडीज यदि प्रोडक्ट के साथ सप्लाईज के कनेक्शन में दी जाती है, प्राइस से लिंक करके दी जाती है, तो यदि कोई भी सब्सिडीज यदि प्रोवाइड की जाती है, सब्सिडीज हमेशा वैल्यू के अंदर, लेकिन यदि कोई भी सब्सिडी गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है, यदि आरके मार्बल्स के अलावा यदि स्टूडेंट ए के लिए गवर्नमेंट ने चिन्मय ट्यूटोरियल्स को 5,000 रुपीज दिया होता तो ये सब्सिडीज वैल्यू के अंदर इंक्लूड नहीं होती। आई रिपीट, एडजस्टमेंट नंबर 5, कोई भी सब्सिडीज किसी भी पर्सन के द्वारा यदि दी जाती है तो वो वैल्यू का पार्ट है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो जीएसटी है वो 9,000 रुपीज पर पे करना पड़ेगा। लेकिन यदि 5,000 रुपीज यदि किसी आरके मार्बल्स ट्रस्ट फंड के अलावा यदि गवर्नमेंट के द्वारा दिया हुआ होता तो 5,000 वैल्यू के अंदर इंक्लूड नहीं होता, तब 4,000 रुपीज की वैल्यू के ऊपर जीएसटी पे करना पड़ता। नाउ वी कम टू द सेक्शन 15 सबसेक्शन 3। 15 सबसेक्शन 3 के अंदर 2 पॉइंट्स है जो आपको क्या करना है, डिडक्ट करना है फ्रॉम द ट्रांजैक्शन वैल्यू, और ये दोनों आइटम्स क्या है, डिस्काउंट। यदि सप्लायर ने कोई भी डिस्काउंट रेसिपिएंट को दिया हो सप्लाई के टाइम या सप्लाई से पहले, सप्लायर के द्वारा रेसिपिएंट को यदि कोई भी डिस्काउंट यदि सप्लाई के टाइम या सप्लाई से पहले दिया गया हो या बिफोर दी सप्लाई या एट द टाइम ऑफ सप्लाई, जो भी डिस्काउंट सप्लायर के द्वारा रेसिपिएंट को दिया जाता है ये हमेशा क्या होगा, एक्सक्लूड होगा, ट्रांजैक्शन वैल्यू में तभी भी इंक्लूड नहीं होगा। ओनली एक कंडीशन है और वो कंडीशन क्या है कि ये जो भी डिस्काउंट सप्लायर के द्वारा रेसिपिएंट को दिया जा रहा है ये इनवॉइस में ड्यूली प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड होना। सप्लायर ने एट द टाइम ऑफ सप्लाई या सप्लाई से पहले बोल दिया कि मैं आपको 3,000 रुपए का डिस्काउंट दूंगा, तो 3,000 का जो भी डिस्काउंट दिया जा रहा है ये इनवॉइस में सेपरेटली प्रॉपर्ली रिकॉर्ड हो, तो ये 3,000 का डिस्काउंट जो सप्लायर ने रेसिपिएंट को दिया ये वैल्यू में कभी भी इंक्लूड नहीं किया जाएगा। सेकेंड पॉइंट, सप्लायर के द्वारा रेसिपिएंट को यदि कोई भी डिस्काउंट दिया जाए आफ्टर द सप्लाई, सुनना बात ध्यान से, सप्लाई करने के बाद यदि कोई भी डिस्काउंट यदि सप्लाई रेसिपिएंट को दे ये डिस्काउंट डिडक्ट नहीं होगा। सुनना बात ध्यान से, पूरी बात सुनना, ये डिस्काउंट डिडक्ट नहीं होगा। नॉर्मल प्रोविजन, नॉर्मली सप्लाई से पहले और सप्लाई के टाइम, सप्लाई से पहले और सप्लाई के वक्त यदि कोई डिस्काउंट दिया वो हमेशा डिडक्ट होगा, बट इनवॉइस में प्रॉपर्ली रिकॉर्ड। सेकंड पॉइंट, डिस्काउंट सप्लाई के बाद दिया गया है, मतलब माल बेचने के बाद, सर्विसेज सप्लाई करने के बाद यदि कोई भी डिस्काउंट यदि सप्लाई रेसिपिएंट को यदि प्रोवाइड किया, जब माल ही बेच दिया उसके बाद दिया हुआ डिस्काउंट कभी भी डिडक्ट नहीं होगा, मतलब ये वैल्यू के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। लेकिन ये वैल्यू में तभी इंक्लूड नहीं किया जाएगा, एक नहीं दो नहीं 3 कंडीशन, यदि आप तीनों की तीनों कंडीशंस यदि फुलफिल कर दो तो। कितनी कंडीशन से बेटा, 3 कंडीशन से। यदि तीनों कंडीशन यदि फुलफिल कर दी तो देन जो डिस्काउंट सप्लायर ने सप्लाई के बाद दिया तो भी वो डिडक्ट। पहली कंडीशन, सप्लायर सप्लाई के बाद, माल बेचने के बाद, सर्विसेज प्रोवाइड करने के बाद वो डिस्काउंट दे रहा है, डिस्काउंट सप्लाई के बाद दिया वो डिस्काउंट भी डिडक्ट होगा यदि सप्लाई के टाइम आपने बता दिया हो, ये बता दिया हो कि डिस्काउंट दिया जाएगा, बट मींस डिस्काउंट इज नॉन, डिस्काउंट दिया जाएगा ये बता दिया गया है। डिस्काउंट एग्रीमेंट के अंदर क्लियरली मेंशन है कि आपको डिस्काउंट देंगे, हम कितना देंगे ये आपकी परफॉर्मेंस के आधार पे, आपकी वर्किंग के आधार पे फ्यूचर में हम देख लेंगे एनी रीजंस। डिस्काउंट दिया बाद में है, लेकिन जब आपको माल बेचा या माल बेचने से पहले आपस में एग्रीड हो गया था, डिसाइडेड हो गया था, डिस्काउंट इज नॉन। सेकेंड, ये डिस्काउंट पर्टिकुलर इनवॉइस से रिलेटेड है। एंड थर्ड, जितना आईटीसी बनता है उतना आपने प्रॉपर्ली क्या कर दिया और रिवर्स कर दिया।
सप्लायर ने रेसिपिएंट को सप्लाई किया, बोला वैल्यू का अमाउंट 10,000 रुपीज है और सप्लाई के टाइम बोला कि आपको डिस्काउंट दिया जाएगा और जो डिस्काउंट दिया जाएगा दैट इज 3,000 रुपीज, दैट इज 7,000 रुपीज। तो मतलब 3,000 रुपीज सप्लाई के टाइम जो डिस्काउंट दे दिया, ये 3,000 रुपीज तो वैल्यू में इंक्लूड नहीं होगा। सप्लायर ने पहले ही बोल दिया कि यदि आपने हमारा टारगेट पूरा कर दिया और ये टारगेट 6 महीने के अंदर आपको पूरा करना है, अभी पूरा नहीं करना, तो 6 मंथ्स के अंदर यदि आप हमारे टारगेट को अचीव कर लेते हो तो डिस्काउंट हम आपको 30% नहीं 50% डिस्काउंट देंगे। लेकिन 6 महीने कंप्लीट होने के बाद ही पता चलेगा कि डिस्काउंट 50% दिया जाए या 30% दिया जाए, इसलिए एक बार वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली 30% के हिसाब से। तो वैल्यू कितनी आई 7,000। तो 7,000 पे एक बार जीएसटी लग गया, 7,000 पे फॉर एग्जांपल एक बार जीएसटी लग गया और जीएसटी का रेट फॉर एग्जांपल हम एज्यूम कर लेते हैं 20%, दैट इज 1,400 रुपीज, राइट। तो रेसिपिएंट ने, तो जब सप्लायर ने जीएसटी चार्ज किया 1,400 रुपीज का, तो रेसिपिएंट को क्या हुआ 1,400 रुपीज का आईटीसी मिल गया। लेकिन हुआ क्या, आफ्टर 6 मंथ्स, 6 महीने के बाद, 6 महीने के बाद क्या हुआ, रेसिपिएंट ने टारगेट पूरा कर लिया और ये डिस्काउंट पहले से आपको बोल दिया गया था कि डिस्काउंट मिल सकता है 50% भी, लेकिन ये पता चलेगा 6 महीने होने के बाद, तो डिस्काउंट सप्लाई के बाद दिया गया, लेकिन डिस्काउंट इज नॉन एट द टाइम ऑफ सप्लाई। सप्लाई के टाइम कंफर्म था कि डिस्काउंट मिलेगा, क्वांटिफाई नहीं था, क्वांटिफाई बाद में हुआ। और जो डिस्काउंट नॉन होता है, जो एग्रीड होता है एट द टाइम ऑफ सप्लाई, और यदि सप्लाई के बाद दे दिया जाता है तो ऐसा डिस्काउंट वैल्यू में इंक्लूड। तो फॉर एग्जांपल ये डिस्काउंट यदि वैल्यू में इंक्लूड नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ सप्लायर के पॉइंट से, तो सप्लायर क्या बोलेगा कि 20% का डिस्काउंट और दे दिया, टोटल 50% था, 30% का डिस्काउंट तो हमने ऑलरेडी दे दिया, तो 20% डिस्काउंट हमने और दिया। तो रेसिपिएंट हमें कितना पे करेगा 5,000। तो 2,000 रुपए के हिसाब से, तो 2,000 रुपए के हिसाब से एट द रेट 20% हमारा 400 रुपीज का जीएसटी कम करो, रिफंड करो। तो गवर्नमेंट ये कहेगी कि आपकी वैल्यू हम 5,000 रुपीज कंसिडर कर लेंगे, आपकी वैल्यू हम 5,000 रुपीज कंसिडर कर लेंगे, 2,000 रुपए का और डिस्काउंट देके आप वैल्यू को कम कर लो। लेकिन भैया आपने जब 1,400 रुपीज का जीएसटी गवर्नमेंट को पे किया था तो 1,400 रुपीज का आईटीसी इसने ले लिया था। सप्लायर यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीएसटी अब 3,000 माइनस कितना कर दे 400, दैट इज 2,600, भैया सुनो वो आईटीसी ले चुका है ना, 1,400 रुपए का आईटीसी है। तो यदि रेसिपिएंट 400 रुपीज का आईटीसी यदि रिवर्स कर दे, क्या बेटा, जब तुम्हारा वैल्यू कम हो रहा है, जब तुम्हारा जीएसटी कम चार्ज हो रहा है, तो रेसिपिएंट पूरा एक बार आईटीसी ले चुका होगा जब आपने एक बार जीएसटी चार्ज किया होगा। यदि सप्लायर अपनी वैल्यू कम कराता है, सप्लायर यदि अपनी वैल्यू कम कराता है तो प्रोपोर्शनेटली आईटीसी इसका रेसिपिएंट का भी तो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, रिवर्स होना चाहिए। तो थर्ड कंडीशन क्या कहती है कि रेसिपिएंट जी आपने प्रोपोर्शनेटली आईटीसी 400 रुपए का कम कर लिया हो तो देन तो 2,000 रुपए का जो डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो 2,000 का 20% 400 रुपए का तुम आईटीसी रिवर्स कर दो, तो 2,000 रुपए का जो डिस्काउंट है वो आप वैल्यू में से रिड्यूस कर सकते हो 7,000 में से। तो वैल्यू कितना माना जाएगा 5,000 रुपीज। ये रिवीजन क्लासेस है, इसमें मैं बहुत ज्यादा रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी एक बार वापस से जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। अभी क्या बेटा, सप्लाई करने के बाद दिया हुआ डिस्काउंट भी माइनस करना पड़ेगा। पहले रिक्वायरमेंट, डिस्काउंट इज नॉन एग्रीड डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ सप्लाई, पहले से कंफर्म कर दिया है कि हम आपको डिस्काउंट देंगे और वो इनवॉइस से रिलेटेड है, लमसम टोटल अमाउंट नहीं है, पर्टिकुलर इनवॉइस से रिलेटेड है। एंड थर्ड, प्रोपोर्शनेटली आईटीसी यदि रेसिपिएंट रिवर्स कर देता है तो सप्लाई के बाद दिया हुआ डिस्काउंट भी वैल्यू के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यदि सप्लायर ने रेसिपिएंट को माल बेचा 4,000 रुपए में,
बाद में रेसिपिएंट ने बोला माल समझ में नहीं आया, तो सप्लायर को लगा कि आप रिटर्न कर दोगे, तो सप्लायर ने बोला भैया एक काम करो 300 रुपए कम दे देना। तो यदि यहाँ पे सप्लायर ने 300 रुपए कम ले लिए, 500 रुपए कम ले लिए, ये वैल्यू के अंदर डिडक्ट नहीं होंगे, क्योंकि ये डिस्काउंट सप्लाई करने के बाद दिया गया है और ये सप्लाई के वक्त डिसाइडेड नहीं था। समझ में आ गई बात बेटा? तो ये जो दो डिस्काउंट है ये कभी भी वैल्यू के अंदर इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। तो नाउ वी कम टू द CGST रूल्स 2017। यदि ट्रांजैक्शन वैल्यू सेक्शन 14 सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग यदि वैल्यू कंप्यूट नहीं हो पाती, देन हमें वैल्यू के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, वैल्यू रूल्स के अकॉर्डिंग क्या करना होगा, वैल्यू कंप्यूट करनी पड़ेगी। और CGST रूल्स वैल्यू के पर्पस के लिए आपका पहला रूल आता है रूल नंबर 27। ये रूल नंबर 27 क्या कहता है, दिस रूल नंबर 27 इज एप्लीकेबल वेयर द कंसिडरेशन नॉट ओनली इन मनी, मतलब जहां रेसिपिएंट कंसिडरेशन काइंड में दे रहा हो। वी टेक एग्जांपल, ये हमारे सप्लायर है और ये हमारे रेसिपिएंट है। दिस इज अ सप्लायर ए एंड रेसिपिएंट इज अ बी। इन्हें क्या किया, ये मोटर बाइक, ए सप्लायर ने मोटर बाइक क्या किया, रेसिपिएंट को दी, राइट। रेसिपिएंट मिस्टर बी ने क्या किया, उसके बदले जो मोटर बाइक जो परचेज की उसके बदले अपनी पुरानी बाइक दे दी, एंड दैट इज अ वर्थ ऑफ ₹20,000, राइट। तो सप्लायर के द्वारा ये जो बाइक दी जा रही है पुरानी बाइक के बदले, दैट इज द एक्सचेंज। तो जहां कंसिडरेशन 100% मनी के फॉर्म में नहीं है, क्योंकि यहां पे रेसिपिएंट 70,000 रुपीज दे रहा है बाइक को परचेज करने के लिए, लेकिन 70,000 रुपए के अलावा वो कंसिडरेशन काइंड में भी दे रहा है, वो अपनी पुरानी बाइक भी दे रहा है। तो ऐसे केसेस के अंदर वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा, वैल्यूएशन विल बी डन अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 27। रूल नंबर 27 क्या कहता है, सप्लायर से मिस्टर ए, यदि आपने बी को नई बाइक दी पुरानी बाइक के बदले, ऐसी बाइक आप बाकी लोगों को भी तो बेचते होंगे। ए ने बोला यस, ऐसी बाइक हम बाकी लोगों को भी बेचते हैं। तो ऐसी बाइक आप कितने को बेचते हो, प्राइस में 95,000 रुपीज में। तो पहला प्रेफरेंस क्या होगा, दैट इज अ ओपन मार्केट वैल्यू, दैट इज अ 95,000 रुपीज। लेकिन यदि ओपन मार्केट वैल्यू नहीं है, यदि ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है, यदि ए बाकी किसी को भी बेचता ही नहीं है, या 100% कंसिडरेशन यदि मनी के फॉर्म में नहीं है, तो ओपन मार्केट वैल्यू नहीं है, तो वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाएगी। तो हम ध्यान से देखेंगे, बी आपने जो नई बाइक परचेज की, उस नई बाइक के लिए आपने क्या क्या दिया, आपने एक तो 70,000 रुपीज का प्राइस दिया, मनी दिया, और प्लस आपने अपनी पुरानी बाइक भी दी जिसका मॉनेटरी वैल्यू कितना है, 20,000 रुपीज। तो यदि ओपन मार्केट वैल्यू नहीं है तो द वैल्यू विल बी जितना कंसिडरेशन मनी में दिया और जो कंसिडरेशन काइंड में दिया, जो पुरानी बाइक दी उसका जो मॉनेटरी और मनी वैल्यू बनता है वो आपको क्या करना होगा, ऐड करना होगा। यदि पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 यदि दोनों यदि एप्लीकेबल नहीं है, अगर जो कंसिडरेशन काइंड में दिया जा रहा है उसका मनी वैल्यू भी यदि हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो देन हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू। ऐसी बाइक अदर सप्लायर्स भी तो सेल करते होंगे, तो जो अदर सप्लायर्स लाइक काइंड और लाइक क्वालिटी का जो बाइक मार्केट में देते हैं, तो अदर सप्लायर्स के द्वारा ऐसी बाइक कितने में सेल की जा रही है, दैट इज 88,000 रुपीज। पॉइंट नंबर 4, यदि पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 यदि तीनों एप्लीकेबल नहीं है, तो then the value will be calculated by the rule number 30 or rule number 31 in that order। सर इन दैट ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पहले प्रेफरेंस रूल नंबर 30 को कंसिडर की जाएगी, जहां हम जो भी कॉस्ट होगी इस मोटर बाइक की उसमें हम 10% ऐड कर देंगे, और रूल 30 यदि अप्लाई नहीं हुआ तो हम रूल नंबर 30 कंसिडर करेंगे। और रूल नंबर 31 क्या कहता है, क्या कहता है रूल नंबर 31, रीजनेबल बेसिस पे क्या किया जाएगा, वैल्यू कंप्यूट किया जाएगा। दिस इज द रूल नंबर 21, राइट बेटा। वेयर द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ द गुड्स और सर्विसेज, तो वैल्यू ऑफ द गुड्स और सर्विसेज कब निकाला जाएगा, वेयर द कंसिडरेशन इज नॉट फुल्ली इन मनी। तो रूल नंबर 27 में पूरा डिस्कस कर लिया, टोटल 4 पॉइंट्स है, राइट बेटा, बिल्कुल क्लियर, यस, नो कंफ्यूजन एट ऑल।
तो अब हम आते हैं रूल नंबर 28 पे। रूल नंबर 28 क्या कहता है? रूल नंबर 28 ये कहता है कि यदि सप्लायर और रेसिपिएंट यदि आपस में यदि रिलेटेड पर्सन हो या डिस्टिंक्ट पर्सन, डिस्टिंक्ट पर्सन का मतलब क्या हुआ? सेक्शन 25 सब सेक्शन 4, जब दोनों पर्सन की आपस में ब्रांचेस या एड ऑफिस, बेटा या तो रिलेटेड पर्सन है या डीपी है। तो यदि सप्लायर रेसिपिएंट रिलेटेड पर्सन और डीपी हैं तो देन हमने पहले ही बात कर लिया था कि ट्रांजैक्शन वैल्यू सेक्शन 14 सब सेक्शन 1 एप्लीकेबल नहीं होगा। देन हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू विल बी कंप्यूटेड बाय द रूल नंबर 28। यदि सप्लायर रेसिपिएंट यदि रिलेटेड पर्सन है तो इन्होंने जो भी प्राइस चार्ज की उस प्राइस के आधार पे वैल्यूएशन नहीं किया जाएगा, उस प्राइस के आधार पे वैल्यूएशन नहीं किया जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है? या तो रिलेटेड पर्सन है या वो डिस्टिंक्ट पर्सन से, या तो रिलेटेड पर्सन है या वो डिस्टिंक्ट पर्सन है। तो जो भी प्राइस चार्ज की जा रही है उसके आधार पे वैल्यूएशन नहीं किया जाएगा। तो सर वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाएगी? ध्यान से देखना, ये सप्लायर दैट इज द ए, ये रेसिपिएंट बी के अलावा बाकी को भी तो बेचता होगा। क्या ओनली रिलेटेड पर्सन को ही बेचते हो? नो, मैं बाकी लोगों को भी बेचता हूं। तो भैया ये बाइक आप किस प्राइस पे देते हो? 95,000 रुपीज में देते हो। तो पहला प्रेफरेंस क्या हुआ? दैट इज द ओपन मार्केट वैल्यू। पहला प्रेफरेंस क्या हुआ? दैट इज द ओपन मार्केट वैल्यू, दैट इज द 95,000 रुपीज। पहले वाले रूल नंबर 27 में तो हमने एक कंसिडरेशन इन काइंड की बात कर ली थी, यहाँ तो कंसिडरेशन इन काइंड वाली बात आएगी नहीं। तो देन सेकंड प्रेफरेंस क्या होगी? भैया अदर सप्लायर्स भी तो है ना, तो अदर सप्लायर्स ऐसे बाइक को क्या प्राइस पे देते हैं? 85,000 रुपीज में देते हैं। तो लाइक काइंड और लाइक क्वालिटी का जो भी वैल्यू है अदर सप्लायर्स का, तो अदर सप्लायर्स का जो भी लाइक काइंड और लाइक क्वालिटी की जो वैल्यू है दैट इज 88,000 रुपीज। डायरेक्टली पहली प्रेफरेंस पॉइंट नंबर 2 को दे दे तो ना पहला प्रेफरेंस ओपन मार्केट वैल्यू होगा, ओपन मार्केट वैल्यू नहीं है तो लाइक काइंड और लाइक क्वालिटी का जो अदर सप्लायर्स की वैल्यू है वो वैल्यू कंसीडर की जाएगी। और जब पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 दोनों यदि एप्लीकेबल नहीं होगा तो देन वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाएगी? पॉइंट नंबर 3। सर पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है? रूल 30 और रूल नंबर 31 इन दैट ऑर्डर। सर डायरेक्टली रूल नंबर 30 और 31 अप्लाई कर देते हो? ना 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 ना, जब पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2, मतलब जब सप्लायर का प्राइस भी नहीं पता, क्योंकि हो सकता है सप्लायर जिन जिन लोगों को बेच रहा है वो सब रिलेटेड पर्सन है तो ओपन मार्केट वैल्यू नहीं है, और अदर सप्लायर्स का भी यदि कोई प्राइस नहीं है तो हमें पॉइंट नंबर 3 कंसीडर करना पड़ेगा। रूल 30 और 31 इन दैट ऑर्डर मतलब पहला प्रेफरेंस रूल 30 कॉस्ट प्लस 10%, और रूल 30 नहीं है तो रूल नंबर 31 रीजनेबल बेसिस पे वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी। ये प्रोविजो कहता है, क्या कहता है प्रोविजो? यदि ये जो रेसिपिएंट है ये जो रिलेटेड पर्सन है एट दी ऑप्शन ऑफ सप्लायर ABC अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सीक्वेंस आपको कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। यदि सप्लायर चाहे तो यदि हमने सप्लायर ए ने ये गुड्स बी को बेचा, रिलेटेड पर्सन को बेचा, यदि ये गुड्स रिलेटेड पर्सन के द्वारा फर्दर सेल करने का इंटेंशन है, यदि दीज गुड्स विल बी सोल्ड टू फर्दर मिस्टर सी, इफ दीज गुड्स आर इंटेंडेड, ए बी को बेच रहा है लेकिन पहले से इंटेंशन है कि बी क्या करेगा? इसको फर्दर रीसेल करेगा। तो यदि बी के द्वारा देयर इज अ इंटेंशन टू फर्दर रीसेल, देन बी के द्वारा रिलेटेड पर्सन के द्वारा मिस्टर सी को जिस प्राइस पे माल बेचा गया है उस प्राइस का कितना परसेंट? 90% भी कंसिडर किया जा सकता है। सर इस 90% का नंबर कब आएगा? जब पॉइंट नंबर 1 2 3 एप्लीकेबल नहीं होगा तब नहीं, डायरेक्टली भी अपन ये अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे सीक्वेंस नहीं है इसलिए इसको मैं पॉइंट नंबर 4 नहीं बोल रहा। तो सप्लायर के ऑप्शन पे यदि सप्लायर चाहे तो यदि रेसिपिएंट रिलेटेड पर्सन के द्वारा यदि फर्दर इंटेंशन इनको सेल करने का, तो ओपन मार्केट वैल्यू, लाइक काइंड और लाइक क्वालिटी, रूल 30 और 31 इस सीक्वेंस को फॉलो किए बिना डायरेक्टली बी के द्वारा ये जो गुड्स सी को बेचे जाने हैं, अनदर पर्सन को बेचे जाने हैं जो रिलेटेड पर्सन नहीं है, तो जिस प्राइस पे बेचे जाएंगे उसका 90% के आधार पे आप वैल्यूएशन कर सकते हैं। क्लियर? सर बिल्कुल क्लियर। अब इसमें एक पॉइंट और आता है, सुनो भैया, गवर्नमेंट क्या कहती है, मैंने इसका अपनी नॉर्मल क्लासेस में काफी लॉजिक को देके आपको बताया था, लेकिन ये क्विक रिवीजन की क्लासेस है तो यहाँ पे मैं बहुत डिटेल्ड में पोस्टमार्टम करके नहीं दूंगा, डायरेक्टली आपको फॉर्मूला बताऊंगा। यदि रेसिपिएंट
यदि फुल आईटीसी के लिए एलिजिबल है, यदि रेसिपिएंट फुल आईटीसी के लिए एलिजिबल है, तो गवर्नमेंट ये कहती है कि जितना भी जीएसटी चार्ज किया जाएगा रेसिपिएंट को पूरा का पूरा ही आईटीसी मिल जाएगा। तो जिस प्राइस को हमने मना कर दिया था, तो यदि रेसिपिएंट यदि फुल आईटीसी के लिए एलिजिबल है तो एबीसी और ये सब करने की जरूरत नहीं है। यदि रेसिपिएंट यदि फुल आईटीसी के लिए एलिजिबल है तो जो भी प्राइस चार्ज किया जा रहा है डीम्ड टू बी ओपन मार्केट वैल्यू। इसका मतलब माना कि सप्लायर रेसिपिएंट के बीच में 40,000 रुपीज का अमाउंट चार्ज किया। पहले तो हमने 40,000 रुपीज के आधार पे वैल्यूएशन करने से मना कर दिया क्योंकि रिलेटेड पर्सन थे, लेकिन यदि रेसिपिएंट को यदि पूरा का पूरा आईटीसी मिल जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें पता है 40,000 रुपए का रियल वैल्यू नहीं बनता, लेकिन आईटीसी पूरा का पूरा मिलना ही है रेसिपिएंट को, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जितना प्राइस चार्ज किया है 40,000 रुपए, चाहे ओपन मार्केट वैल्यू 95,000 ई क्यों ना हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आपको पॉइंट नंबर 1, 2, 3 अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। कब? यदि रेसिपिएंट एलिजिबल फॉर फुल आईटीसी, तो वॉट एवर प्राइस चार्ज इज डीम्ड टू बी द ओपन मार्केट वैल्यू। इसका मतलब ये हुआ कि 40,000 के हिसाब से ही आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। आगे बेटा ये पूरा कंसेप्ट आपको दिया हुआ है जो मैंने आपको समझाया, ए बी सी, राइट बेटा? यस सर। और ए बी सी यदि एप्लीकेबल नहीं होता, लेकिन उससे पहले भी यदि सप्लायर चाहे तो सप्लायर के ऑप्शन पे 90% का एक ऑप्शन अवेलेबल है, राइट? और यदि रेसिपिएंट फुल आईटीसी के लिए एलिजिबल है तो मैंने आपको बताया कि जो भी वैल्यू डिक्लेयर्ड है इनवॉइस के अंदर वो डीम्ड टू बी द ओपन मार्केट। और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये जो भी नोट्स है टेंशन ना लेना, ये नोट्स आपको समझ में आ रहे हैं। ये नोट्स आपको वीडियो के लिंक में जो डिस्क्रिप्शन है उसे प्रॉपर लिंक आपको मिलेगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, राइट? रूल नंबर 29, रूल नंबर 29 किसके लिए एप्लीकेबल है? जब सप्लायर हो प्रिंसिपल और जो अपना रेसिपिएंट हो वो क्या हो? एजेंट। तो यदि सप्लायर और रेसिपिएंट जो आपस में प्रिंसिपल और एजेंट है, तो यदि प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में यदि सप्लाई की जाती है तो इवन विदाउट कंसिडरेशन वो सप्लाई माना जाएगा। और सप्लाई माना जाएगा तो क्या करना पड़ेगा? जीएसटी पे करना पड़ेगा। लेकिन वैल्यूएशन रूल नंबर 29 के अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सर वैल्यू क्या लोगे? पहला प्रेफरेंस क्या कहता है? ओपन मार्केट वैल्यू कंसिडर किया जाएगा। पहला प्रेफरेंस क्या कहता है? ओपन मार्केट वैल्यू कंसीडर किया जाएगा। जो भी गुड्स आपके द्वारा सप्लाई किया जा रहा है एजेंट को, एट द ऑप्शन ऑफ सप्लायर, एट द ऑप्शन ऑफ सप्लायर, क्योंकि एजेंट क्या करेगा? इसे फर्दर सप्लाई तो करेगा ही। जो फर्दर सप्लाई किया जाएगा उसका कितना परसेंट? 90% भी वैल्यू आप कंसीडर कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि ओपन मार्केट वैल्यू नहीं है तभी, ना ना ना, ओपन मार्केट वैल्यू या सप्लायर चाहे तो बिना ओपन मार्केट वैल्यू कंसीडर किए बिना, क्योंकि एजेंट क्या करेगा? इन्हें फर्दर सप्लाई तो करेगा ही। तो सप्लायर के ऑप्शन पे कि जब ये एजेंट के द्वारा फर्दर किसी कस्टमर को फर्दर रीसेल किया जाएगा, उसका जो भी प्राइस आएगा उस प्राइस का कितना परसेंट? 90% प्राइस कंसिडर किया जाएगा। और जब ये पॉइंट नंबर 1 यदि एप्लीकेबल नहीं होता, यदि पॉइंट नंबर 1 यदि एप्लीकेबल नहीं होगा तो पॉइंट नंबर 2 एप्लीकेबल होगा। और पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है? रूल 30 और 31 इन दैट। अब तुम लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा सर रूल नंबर 30 क्या कहता है? रूल नंबर 30 ये कहता है कि जब रूल नंबर 27 से लेके रूल नंबर 29 के द्वारा यदि वैल्यू कंप्यूट नहीं की जाती तो वैल्यू आपको रूल नंबर 30 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करनी पड़ेगी। और रूल 30 क्या कहता है? जो भी आपकी कॉस्ट है उसमें आप 10% ऐड कर दो, या यू कैन से 110% ऑफ कॉस्ट। तो प्रोडक्शन की आएगी, मैन्युफैक्चरिंग की आएगी, परचेज की आएगी, या प्रोविजन ऑफ सर्विसेज की आएगी। कॉस्ट में 10% ऐड कर दो या 110% ऑफ कॉस्ट। रूल नंबर 31 क्या कहता है? यदि रूल नंबर 30 के अकॉर्डिंग यदि वैल्यूएशन नहीं हुआ तो रूल नंबर 27 से लेके रूल नंबर 30 के अकॉर्डिंग यदि वैल्यू कंप्यूट नहीं की जाती तो वैल्यू रूल नंबर 31 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट की जाएगी एज पर द रीजनेबल मीन्स, राइट? और रीजनेबल मींस क्या होंगे? अब तक के जो भी आपने मेथड पढ़े उन्हीं को ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना होगा? वैल्यू कंप्यूट करनी होगी। लेकिन नोट नंबर 1 क्या कहता है? यदि सप्लायर सर्विसेज का हुआ, यदि सप्लायर सर्विसेज का हुआ तो रूल 30 कॉस्ट वाले मेथड से पहले आप डायरेक्टली रूल 31 अप्लाई कर सकते हो, राइट? नाउ वी कम टू द रूल नंबर 31A. रूल नंबर 31A is applicable
वैल्यू ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग एंड हॉर्स रेसिंग, देयर इज द एक्शनेबल क्लेम्स के केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा? इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। नंबर वन इज द लॉटरी, और लॉटरी के अलावा जो आपके अदर एक्शनेबल क्लेम्स होंगे लाइक बैटिंग, गैम्बलिंग एंड हॉर्स रेसिंग, इज द सेकंड केस। यदि कोई भी लॉटरी की सर्विसेज यदि प्रोवाइड की जाती है तो लॉटरी के केस में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई? इसके भी दो पार्ट है। नंबर वन, पहले थे, पहले हुआ करते थे, अब नहीं है। नाउ देयर इज ओनली द वन कंसर्न कि यदि लॉटरी की कोई भी सर्विसेज यदि प्रोवाइड की जाती है तो जो भी फेस वैल्यू ऑफ द टिकट होगा और जो भी नोटिफाइड वैल्यू होगा इन ऑफिशियल गजट बाय द ऑर्गेनाइजिंग स्टेट विच एवर इज आई। फॉर एग्जाम्पल, फेस वैल्यू ऑफ द टिकट है 1000 रुपीज, और यदि प्राइस नोटिफाइड है दैट इज 900 रुपीज विच एवर इज हायर, तो हायर कितना हो 1000 रुपीज, तो ये माना जाता है कि जो 1000 रुपीज का जो अमाउंट है उसमें जीएसटी इंक्लूड है एट द रेट 28%। तो यदि हमें लॉटरी की यदि वैल्यू यदि निकालनी है तो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा? 1000 डिवाइडेड बाय 128 into 100, दैट इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई इन द केस ऑफ लॉटरी। और यदि लॉटरी के अलावा कोई भी बैटिंग, गैम्बलिंग या हॉर्स रेसिंग की सर्विसेज यदि प्रोवाइड की जाती है किसी रेस क्लब के द्वारा, या कोई भी बैटिंग की सर्विसेज यदि प्रोवाइड की जाती है, तो यदि कोई भी सर्विसेज यदि प्रोवाइड की जाती है तो द वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी 100% वैल्यू ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द बेट, और जो अमाउंट आपने टोटल एजडर को पे किया दैट इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई। Now we come to the rule number 32, and the rule number 32 is applicable only in respect of certain supplies. That is the 5 supplies are there. Rule number 32 में कितने supplies है? There are 5 supplies, और इन 5 supplies का वैल्यूएशन rule number 32 में किया जाएगा। और rule number 32 क्लियरली बोलता है कि जब rule number 32 एप्लीकेबल होगा ना, ये ओवरराइडिंग है, ये ओवरराइडिंग है, इसका मतलब आफ्टर सीक्वेंस नहीं होगा। डायरेक्टली रूल नंबर 32 अप्लाई होगा फॉर दीज सर्टेन सप्लाईज, दिस इज द ओवरराइडिंग रूल नंबर 32। लेकिन ये ऑप्शनल भी है, इसका मतलब सप्लायर चाहे तो रूल नंबर 32 की जगह बाकी रूल्स भी अप्लाई कर सकता है। रूल नंबर 32 के अंदर कौन कौन सी सप्लाईज है जिनका वैल्यूएशन रूल नंबर 32 के अकॉर्डिंग किया जाएगा? दे आर द 5 सप्लाईज। वी कम टू द फर्स्ट सप्लाई। फर्स्ट सप्लाई किसके बारे में बात करता है? वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन रिलेशन टू परचेज और सेल ऑफ फॉरेन करेंसी इंक्लूडिंग मनी चेंजिंग। किसके पॉइंट से बात की जा रही है? मिस्टर ए। मिस्टर ए के पास बहुत सारा रुपया है, ये आईसीआईसीआई बैंक में गया, बोला कि मेरा रुपया आप लो और इस रुपए के बदले मुझे चाहिए डॉलर, क्योंकि मुझे कोई डॉलर के अंदर पेमेंट देना है या मुझे अमेरिका घूमने के लिए जाना है, वॉट एवर द रीजंस देयर, आई हैव रुपीज एंड रुपीज के बदले मुझे क्या चाहिए? डॉलर चाहिए, एंड डॉलर आपने ले लिया। तो यहां पे सप्लायर ए है या आईसीआईसीआई बैंक है? जो ऑथराइज्ड डीलर है, जो ऑथराइज्ड डीलर है दैट इज अ सप्लायर। तो यहाँ पे जो आईसीआईसीआई बैंक है, फेमा के अंदर हमने पढ़ा भी था, तो जो ऑथराइज्ड डीलर्स है वही क्या कर सकते हैं? फॉरेन करेंसीज को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो भी ऑथराइज्ड डीलर्स है लाइक बैंक हुए, मनी चेंजर्स हुए, इनके द्वारा जो मनी को कन्वर्ट करने की जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है दैट इज अ सप्लाई, और इसके ऊपर जीएसटी पे करना पड़ेगा। सर वैल्यू क्या होगा? तो वैल्यू आपको दिया हुआ है पॉइंट नंबर 1 के अंदर, रूल नंबर 32, रूल नंबर 32 सब रूल 2 के अंदर दिया हुआ है। और इसमें सप्लायर को 2 ऑप्शन दिए हुए हैं कि कोई भी ऑप्शन ऑप्ट करके आप वैल्यू ऑफ सप्लाई कैलकुलेट कर सकते हो। एक ऑप्शन आपका लप्पा मेथड है, और हमने जो ऑप्शन नंबर 1 जो है दैट इज द लप्पा मेथड, ऑप्शन नंबर 1 दैट इज द रूल नंबर 32 सब रूल नंबर 2 क्लोज बी। ये क्या कहता है? जितना भी आपने किसके पॉइंट से, सप्लायर कौन है? सप्लायर मैंने बोला ना मिस्टर ए नहीं है, सप्लायर कौन है? ऑथराइज्ड डीलर दैट इज आईसीआईसीआई बैंक, जिसने मनी को कन्वर्ट किया, उसी के पॉइंट से आपको बात करनी पड़ेगी कि उन्होंने फॉरेन करेंसी परचेज किया या फॉरेन करेंसी सेल किया। हमें मिस्टर ए कस्टमर के पॉइंट से बात नहीं करनी है, राइट बेटा? तो जितना भी इंडियन करेंसीज आपने एक्सचेंज किया है, जितना भी आपने अमाउंट एक्सचेंज किया है, तो जो भी आपके द्वारा करेंसी एक्सचेंज की जा रही है इंडियन रुपीज अप टू रुपीज 1 लाख, तो द वैल्यू ऑफ सप्लाई जितना आपने करेंसी एक्सचेंज किया इन द इंडियन रुपीज का 1%, और यदि आपने 100 रुपए ही एक्सचेंज की, 100 रुपए के बदले आपने बोला भैया $1 दे दो, $1.5 दे दो, जो भी आता है वो दे दो, बैंक बोलता है भैया कम काम तो ही पैसा लगेगा। जैसे आप अपने घर पे किसी को कारपेंटर को यदि बुलाते हो, तो यदि अपने घर में यदि कारपेंटर को बुलाते हो, बोलता मैं हाथ लगाने के भी 250 रुपए ले लूंगा,
हाथ लगाने के भी 200 रुपए लूंगा भैया, मैं पेट्रोल भी तो लगता है, तो छोटे काम के अंदर ज्यादा अमाउंट होता है। इसीलिए मैंने अपनी नॉर्मल क्लासेस के अंदर बहुत ज्यादा लॉजिक दिया है, यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं दे सकता। यहाँ पे सिर्फ मैं एक क्विक रीजन करा रहा हूं, क्या जितना भी आपका करेंसी एक्सचेंज किया जा रहा है उसका जो 1% है और 250 रुपीज विच एवर इज आया, और यदि 1 लाख रुपीज से ज्यादा यदि आप करेंसी एक्सचेंज करते हो 1 लाख रुपीज से ज्यादा अप टू रुपीज 10 लाख, तो दैट 1 लाख रुपीज का कितना हुआ, 1 लाख का 1% तो हो ही गया, तो 1 लाख का 1% कितना हो 1000 रुपीज, तो 1000 रुपीज का अमाउंट आपका यहाँ पे आ ही गया। और जो रिमेनिंग जो भी करेंसी एक्सचेंज की जा रही है अप टू रुपीज 9 लाख, टोटल 10 लाख रुपीज है, लेकिन 1 लाख का 1% कितना हुआ 1000 रुपीज, तो हो ही गया। और अब आपने 1 लाख रुपीज से ऊपर 2 लाख 3 लाख 2.5 लाख 4 लाख 5 लाख जितना भी करेंसी एक्सचेंज किया उसका कितना परसेंट, 0.5% लिया जाएगा। और यदि 10 लाख रुपीज से ज्यादा यदि आप करेंसी एक्सचेंज करते हो देन द वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी 10 लाख रुपीज से ज्यादा। इस समय 10 लाख रुपीज का कितना हुआ सर, 10 लाख रुपीज का कितना हुआ सर 1 लाख का 1 लाख का कितना बेटा, 1 लाख का 1% 1000 प्लस 1 लाख से ऊपर दैट इज 9 लाख रुपीज, 9 लाख का कितना परसेंट, 0.5% कितना हुआ 4500, 4500 प्लस 1000 तो अप टू 10 लाख रुपीज कितना हो गया 5500। अब यहां पे आप कितना भी करेंसी एक्सचेंज कर सकते हो, इसलिए अब आयर के केस में क्या करेंगे, विच एवर इज लोअर, पॉइंट टू बी नोटेड बेटा, यही आपको ध्यान देने वाली बात होती है। जब छोटे अमाउंट की करेंसी आप एक्सचेंज करते हो तो विच एवर इज आयर, हमने बात किया जितना भी आपने करेंसी एक्सचेंज किया उसका 1% और 250 रुपीज विच एवर इज आयर। यदि आप 10 लाख रुपीज से ज्यादा यदि करेंसी एक्सचेंज करते हो जो कितना भी हो सकता है 10 करोड़ 20 करोड़ 500 करोड़, इसलिए विच एवर इज लोअर, तो जितना भी आपका अमाउंट आ रहा है 10 लाख रुपीज का कितना 5500 रुपीज प्लस 0.1% प्लस 0.1% of the gross amount of currency exchange, this is the one amount, इसको कंपेयर करना पड़ेगा, that is a 60,000 rupees whichever is lower, whichever is lower, और जो भी अमाउंट आएगा this is the value of supply। तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन भी हम ले लेते हैं। Illustration 2A Limited Delhi is authorized money changer registered under FEMA 1989. It has entered the following transactions of supply of money changing. Point number 1, 600 transactions of conversion of dollar into Indian rupees of 20,000 per transaction। जो वैल्यू ऑफ सप्लाई आपको निकालनी है वो आपको ट्रांजैक्शन वाइज देखना है, क्योंकि इतने सारे कस्टमर आते हैं तो हर कस्टमर के केस में आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सारी ट्रांजैक्शन को ऐड करने के बाद आपको अमाउंट देखना है। मतलब जो अमाउंट मैंने बताया था ना 1 लाख रुपीज अप टू रुपीज 1 लाख, 1 लाख टू 10 लाख रुपीज और अबाउट 10 लाख रुपीज, वो आपको पर ट्रांजैक्शन देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन कितने की है सर 20,000 रुपीज की, इसका मतलब अप टू रुपीज 1 लाख, तो 20,000 का कितना सर 20,000 का कितना 1% और अपना कितना होगा मिनिमम 250 रुपीज तो होगा ही होगा। तो अपना क्या होगा 20,000 का 1% और मिनिमम कम से कम कितना होगा 250 रुपीज होगा, मतलब और 250 रुपीज विच एवर इज आया। तो कितना अमाउंट आया, क्योंकि 20,000 का 1% आया 200 रुपीज और 250 रुपीज विच एवर इज आयर के हिसाब से आया 250, और टोटल आपने कितनी ट्रांजैक्शन की थी सर 600, तो 250 into 600 दैट इज द पॉइंट नंबर 1 के अंदर वैल्यू ऑफ सप्लाई 1,50,000 रुपीज। पॉइंट नंबर 2, 500 transactions of conversion of dollar into Indian rupees of rupees 1 lakh per transaction। एक ट्रांजैक्शन कितने की है 1 लाख रुपीज अप टू रुपीज 1 लाख, अप टू रुपीज 1 लाख, 1 लाख का 1% और 250 रुपीज विच एवर इज आयर, कितना अमाउंट आया 1,000 रुपीज। नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कितनी है 500, तो यहाँ पे वैल्यू कितना आ गया दैट इज 5 लाख रुपीज। Point number third, 200 transactions of conversion of Indian rupees in dollar of rupees 5 lakh per transaction। यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन जो कस्टमर बैंक के साथ कर रहा है वो कितने अमाउंट की 5 लाख रुपीज, दैट इज मोर देन रुपीज 1 लाख बट अप टू रुपीज 10 लाख। तो हम क्या करेंगे सर 1 लाख का 1% 1,000 रुपीज, तो 1 लाख का 1,000 हो गया, और 1 लाख से ऊपर कितना है टोटल 5 लाख की एक ट्रांजैक्शन है मतलब 4 लाख, तो 4 लाख का कितना परसेंट 0.5%, कितना आया अमाउंट 3,000 रुपीज, और नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कितनी है 200, दैट इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4,
100 transactions of conversion of euro into the Indian rupees of rupees 500 lakhs per transaction. कितना बेटा? 500 lakhs पर ट्रांजेक्शन. तो एक ट्रांजेक्शन 500 लाख से, इसका मतलब मोर देन रुपीज 10 लाख. और जब ये मोर देन 10 लाख रुपीज है तो हम क्या करेंगे? अप टू रुपीज 10 लाख. तो अप टू रुपीज 10 लाख का कितना अमाउंट हो गया? दैट इज 5500 रुपीज प्लस अबाउट 10 लाख रुपीज कितना अमाउंट है सर? टोटल 500 लाख का एक ट्रांजैक्शन है, तो 500 माइनस 10 दैट इज 490. 490 का कितना परसेंट? 0.1%. दिस इज वन अमाउंट. इसको कंपेयर करना पड़ेगा 60,000 और विच एवर इज लोअर. तो ये अमाउंट आया आपका 54,500 रुपीज. और टोटल कितनी ट्रांजैक्शन आपने की थी? 100. तो मल्टीप्लाई कर दिया विथ 100. तो दिस इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई इन द पॉइंट नंबर 4. पॉइंट नंबर 5, 300 transactions of conversion of dollar into euro of rupees 100 lakhs per transactions. पर ट्रांजैक्शन कितने की आपकी? 100 लाख. दैट इज मोर देन रुपीज 10 lakhs. तो क्या करेंगे सर? 5500 रुपीज प्लस 0.1% ऑफ 10 लाख से अबव. 100 लाख के ट्रांजैक्शन है, 10 लाख से अबव कितना हुआ? 90 lakhs. तो दिस इज वन अमाउंट. Compare with the 60,000 rupees, whichever is lower, that is a 14,500 into number of transaction, that is a 300. This is the value. इन पांचों वैल्यू को आप क्या करोगे? ऐड कर दोगे. दैट इज अ टोटल वैल्यू. और इस वैल्यू के ऊपर आपको क्या करना होगा? 18% जीएसटी अप्लाई करना पड़ेगा. दैट इज अ जीएसटी पेएबल. दिस इज द ऑप्शन नंबर 1, रूल 32, सब रूल नंबर 2, क्लोज बी. और इस सप्लायर की मर्जी है कि वो कोई भी ऑप्शन ले सकता है. राइट बेटा? यस सर. तो नाउ वी कम टू द ऑप्शन नंबर 2. ऑप्शन नंबर 2 के अंदर लॉजिक कि वैल्यू सप्लाई क्या होना चाहिए? वैल्यू सप्लाई होना चाहिए कि आरबीआई का रेट, क्योंकि द रीजन बिहाइंड है जो भी कन्वर्जन होगा आरबीआई तो रेट देगा ही देगा, क्योंकि करेंसी को कंट्रोल कौन करता है? आरबीआई. तो आरबीआई का जो भी रेट दिया हुआ है और जिस रेट पर आपने बाय और सेल किया, उन दोनों का डिफरेंस इनटू फॉरेन करेंसी परचेज और सेल. और मैंने पहले ही बोल दिया, फॉरेन करेंसी परचेज और सेल कस्टमर के पॉइंट से नहीं देखा जाएगा, क्योंकि सर्विसेज कौन प्रोवाइड कर रहा है? बैंक. सर्विसेज कौन प्रोवाइड कर रहा है? मनी चेंजर. सर्विसेज कौन प्रोवाइड कर रहा है? ऑथराइज्ड डीलर. उनके पॉइंट से बात की जा रही है. दे आर लायबल टू पे जीएसटी. समझ में आ रही बात बेटा? तो ऑप्शन नंबर 2 पहला केस, when RBI रेफरेंस रेट इज गिवन. और यदि क्वेश्चन में आपको आरबीआई का रेफरेंस रेट दिया हुआ है, तब तो आप डायरेक्टली लॉजिकली वैल्यू कंप्यूट कर सकते हो. इसमें पहला केस, यदि दोनों करेंसीज में एक करेंसी इंडियन रुपीज है, मतलब आपने रुपीज को डॉलर में कन्वर्ट किया, डॉलर को रुपीज में कन्वर्ट किया, पाउंड को रुपीज में कन्वर्ट किया, रुपीज को पाउंड में कन्वर्ट किया, यदि दोनों में से कोई एक करेंसी रुपीज है, तो दिस केस विल बी एप्लीकेबल. और यदि आपने डॉलर को पाउंड में कन्वर्ट किया या पाउंड को यदि आपने यूरो में यदि कन्वर्ट किया, तो दोनों में से कोई भी करेंसी रुपीज नहीं है. मेरे पास डॉलर है क्योंकि मैं अभी अमेरिका से जाके आया हुआ, मुझे यूके जाना है, तो मैंने डॉलर को डायरेक्टली पाउंड में कन्वर्ट किया. तो कस्टमर डॉलर को यदि पाउंड में कन्वर्ट कर रहा है, तो बैंक के पॉइंट से एक भी करेंसी रुपीज इन्वॉल्व हुआ ही नहीं. और जब रुपीज इन्वॉल्व नहीं हुआ, तो सेकेंड केस विल बी एप्लीकेबल. मतलब ऑथोराइज डीलर जब कन्वर्जन करते हैं और कन्वर्जन के टाइम तो एक करेंसी को दूसरे करेंसी के अंदर कन्वर्ट करते हैं, दोनों में से यदि एक भी करेंसी यदि इंडियन रुपीज है, तो आपका पहला केस एप्लीकेबल होगा. और यदि सप्लायर मतलब ऑथराइज्ड डीलर्स ने यदि फॉरेन करेंसी को यदि परचेज किया है, तो वैल्यू क्या होगा? द वैल्यू विल बी आरबीआई का रेट. और आरबीआई का रेट और जो फॉरेन करेंसी जो परचेज करने का जो रेट है, फॉरेन करेंसी परचेज करने का जो रेट है, और जो आरबीआई का जो रेफरेंस रेट है, उन दोनों का डिफरेंस इनटू टोटल यूनिट्स ऑफ फॉरेन करेंसी परचेज बाय ऑथराइज्ड डीलर्स. सिंपल. और यदि ऑथराइज डीलर ने यदि फॉरेन करेंसी यदि बेची है, तो जो भी आरबीआई रेट है और जो भी सेलिंग रेट है, उन दोनों का आपको क्या करना पड़ेगा? डिफरेंस निकालना पड़ेगा, मल्टीप्लाई विद टोटल यूनिट्स ऑफ फॉरेन करेंसी सोल्ड. ज्यादा आपको लॉजिक पे जाना ही नहीं, बट इतना याद करना है कि जो अमाउंट ज्यादा वो पहले लिख देना फॉर्मूले के अंदर. दैट्स इट. आपको क्या याद रखना है? आपको डिफरेंसेस निकालना है. किसका डिफरेंस निकालना है? जो भी परचेज और सेलिंग का रेट है विद आरबीआई रेफरेंस रेट, और जो भी आपने फॉरेन करेंसी परचेज और सेल की उससे मल्टीप्लाई कर दो. और ये परचेज और सेल किसके पॉइंट से देखा जा रहा है? जो सर्विसेज सप्लाई कर रहा है, ऑथराइज्ड डीलर. और यदि बैंक के द्वारा डॉलर के बदले पाउंड दिया जाता है, पाउंड के बदले डॉलर दिया जाता है, तो एक भी करेंसी रुपीज नहीं है. तो ऐसे केसेस के अंदर क्या होगा? बैंक ने
डॉलर भी खरीदा तो डॉलर खरीदा उसको एक बार रुपीस में कन्वर्ट कर दो, पाउंड बेचा उसको भी एक बार रुपीस में कन्वर्ट कर दो। इसका मतलब आपको दो अमाउंट निकालने पड़ेंगे। फॉरेन करेंसी जो आपने सेल किया आरबीआई के रेट से मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल लो, और फॉरेन करेंसी जो आपने परचेज किया उसको भी आरबीआई के रेफरेंस रेट से मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल लो। तो कितनी अमाउंट आई? दो अमाउंट। इन दोनों में से कौन सा अमाउंट? विच एवर इज लोअर। और ये जो एक अमाउंट आ गया अमाउंट 1 और अमाउंट 2 कैलकुलेट करके, क्योंकि ऑथराइज्ड डीलर्स के द्वारा डॉलर के बदले पाउंड, तो डॉलर के बदले तो डॉलर बेचा पाउंड खरीदा, तो डॉलर बेचा तो डॉलर को भी रुपीस में कन्वर्ट कर दिया, पाउंड को भी आपने आरबीआई का रेफरेंस रेट से मल्टीप्लाई करके रुपीस में कन्वर्ट कर दिया। दो अमाउंट आ गए। इन रुपीस में से जो लोअर अमाउंट है उसका जो 1% आएगा, तो जो 1% जो आएगा दैट इज अ वैल्यू ऑफ सप्लाई। लेकिन यदि क्वेश्चन के अंदर यदि आपको आरबीआई रेफरेंस रेट दिया हुआ ही नहीं है, तो किसी करेंसी के रिगार्डिंग यदि आरबीआई का रेफरेंस रेट यदि अवेलेबल नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? लप्पा मारना पड़ेगा। दैट विल बी द 1% ऑफ ग्रोस अमाउंट ऑफ इंडियन रुपीज, दैट इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई। काम करते हैं, इसके लिए भी हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। दैट इज द रूल नंबर 32 सब रूल नंबर 2 क्लोज ए। और ये सप्लायर की मर्जी है कि दोनों में से कोई भी वो ऑप्शन ऑप्ट कर सकता है। ABC Money Changers Limited, Jaipur authorized dealer enter into the following transaction. Point number 1, यहाँ पे ऑथोराइज्ड डीलर ने सेल किया $10,000 एट द रेट $1 इज इक्वल टू ₹71। आपने 71 रुपीज में आपने $US को सेल किया, और आरबीआई का जो रेफरेंस रेट है 70, तो 71 माइनस 70 इंटू 10,000। ऑथोराइज्ड डीलर ने परचेज किया €1000 एट द रेट €1 इज इक्वल टू ₹70, तो ₹70 आपका परचेज करने का रेट है, और आरबीआई का जो रेफरेंस रेट है 71। मैंने बोला ना आरबीआई का रेफरेंस रेट और जो भी आपका परचेज और सेल करने का जो रेट है दोनों का डिफरेंस निकालो। 71 माइनस 70 इंटू कितना करेंसी आपने परचेज किया, दैट इज 1000, दैट इज अ वैल्यू ऑफ सप्लाई। Purchase GBP 2000 एट द रेट 1 GBP इज इक्वल टू ₹99, और आरबीआई का जो रेफरेंस रेट है वो 100, तो 100 माइनस 99 इनटू नंबर ऑफ जो भी फॉरेन करेंसी आपने परचेज की इनटू 2000, दैट इज अ वैल्यू ऑफ सप्लाई। नंबर 4, sold 50,000 units of currency XYZ at the rate 1 XYZ is equal to ₹50। क्या XYZ के रिगार्डिंग आपको आरबीआई का रेफरेंस रेट दिया हुआ है? सर नहीं दिया हुआ है। $US का दिया है, पाउंड का दिया है, यूरो का दिया है, लेकिन XYZ का नहीं दिया है। जब आरबीआई का रेफरेंस रेट नहीं दिया हुआ है तो देन 50,000 इंटू 15, 50,000 इंटू 15 जो भी आपका ग्रोस अमाउंट ऑफ इंडियन करेंसी एक्सचेंज हुआ है उसका 1% हमें क्या करना पड़ेगा, दैट इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई, दैट इज द लप्पा मेथड व्हेन आरबीआई रेफरेंस रेट इज नॉट अवेलेबल। पॉइंट नंबर 5 तो हो ही गया। पॉइंट नंबर 6, सोल्ड $9,680 फॉर GBP 6,800। क्या दोनों में से कोई भी इंडियन करेंसी है? सर दोनों में से कोई भी इंडियन करेंसी नहीं है, और जब दोनों में से कोई भी इंडियन करेंसी नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार $US को रुपीस में कन्वर्ट कर दो और एक बार GBP को इंडियन रुपीस में कन्वर्ट कर दो बाय मल्टीप्लाइंग विद देयर आरबीआई रेफरेंस रेट। तो 9,680 इंटू आरबीआई रेफरेंस रेट, दैट इज अमाउंट नंबर 1, और 6,800 GBP को आपने क्या किया, अगेन आरबीआई के रेफरेंस रेट से मल्टीप्लाई कर लिया। तो क्या हुआ सर, दो अमाउंट आया। इन दोनों अमाउंट में से हमने कौन सा अमाउंट कंसीडर किया, विच एवर इज लोअर, और जो लोअर अमाउंट आ रहा है वो वैल्यू नहीं है, वो तो अमाउंट है, उसका 1% दैट इज अ वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो ये 5 पॉइंट्स के अपने वैल्यू ऑफ सप्लाई आ गया, उसका 18% हम क्या करेंगे, चार्ज करेंगे, तो दैट इज अ जीएसटी पेएबल। ये था हमारा रूल नंबर 32 सब रूल नंबर 2 का क्लोज ए और बी दो ऑप्शंस अवेलेबल है जब मनी चेंजर्स या ऑथराइज्ड डीलर्स के द्वारा करेंसी को एक्सचेंज किया जाता है। और ये हमने पहले वाले चैप्टर सप्लाई के अंदर पढ़ लिया था कि इसे सप्लाई माना जाता है, और यहाँ पे हमने देख लिया कि वैल्यू कैसे डिटरमाइन की जाएगी। और ये जो भी क्वेश्चन है ये आपको नोट्स के अंदर मिल जाएंगे, जो भी आपको टेलीग्राम चैनल का जो भी लिंक अवेलेबल होगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, जिससे कि जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूं उसको आपको कोई भी डिफिकल्टी। सेकंड पॉइंट, रूल नंबर 32 सब रूल नंबर 3, जो एयर ट्रेवल एजेंट है जिनके द्वारा टिकट बुक करने की जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, यहाँ पे मैंने इंडिगो की बात नहीं की,
यहाँ पे इंडिगो की बात नहीं की जा रही है। इंडिगो ने जो सर्विसेज प्रोवाइड की पैसेंजर को ट्रेवलिंग करने की, वो अलग सर्विसेज है, उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। यहाँ पे मैं किसके पॉइंट से बात कर रहा हूं, मैं एयर ट्रेवल एजेंट के पॉइंट से बात कर रहा हूं। तो एयर ट्रेवल एजेंट को क्या मिलता है, कमीशन। तो गवर्नमेंट ये बोलती है कि डायरेक्टली कमीशन के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, हम जो बताएंगे वो वैल्यू होगी। तो एयर ट्रेवल एजेंट के द्वारा जो भी टिकट बुक किए जाते हैं, या तो डोमेस्टिक टिकट बुक करता है या वो इंटरनेशनल लेवल का टिकट बुक करता है। और जो भी उन्होंने टिकट बुक किया है, तो आपने देखा होगा जो टिकट बुक किया जाता है उसके अंदर बहुत सारे अमाउंट होते हैं, लाइक बेसिक फेयर, फ्यूल सरचार्जेस, यूजर डेवलपमेंट फीस, पैसेंजर सर्विस फीस, अदर चार्जेस, सर्विस टैक्स, या नंबर ऑफ चार्जेस आर देयर। सर्विस टैक्स अब लगता नहीं है, और भी बहुत सारे चार्जेस है जो इम्पोज होते हैं। तो गवर्नमेंट ने बिल्कुल क्लियर बोल दिया है कि जो एयर ट्रेवल एजेंट के द्वारा जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है उसकी जो आप वैल्यू निकालोगे, तो जो उनका कमीशन जनरली जो कैलकुलेट किया जाता है वो बेस फेयर पे ही कैलकुलेट किया जाता है। तो डोमेस्टिक जब आप टिकट बुक कराओगे, जब डोमेस्टिक टिकट बुक कराओगे, तो जितना भी आपका बेस फेयर है, नॉट अदर चार्जेस, तो जो अदर चार्जेस है लाइक फ्यूल चार्जेस है, अदर टैक्सेस है, उनका नहीं, बेस फेयर का 5%, बेस फेयर का 5% डोमेस्टिक के केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी। और यदि एयर ट्रेवल एजेंट के द्वारा कोई इंटरनेशनल टिकट बुक किया जाता है, तो जितना भी बेस फेयर है ना, उसका कितना परसेंट, 10%, दैट इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई। नाउ वी कम टू द पॉइंट नंबर सी, what is specific supplies in the rule number 32, value of supply of services in relation to life insurance with अदर इंश्योरेंस कंपनीज की बात नहीं की जा रही, वो व्हीकल इंश्योरेंस कंपनीज है, जो अदर गुड्स इंश्योरेंस कंपनीज है, वहां पे जो प्रीमियम का जो अमाउंट चार्ज किया जा रहा है वही वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा। ओनली हम यहाँ पे बात कर रहे हैं लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज, क्योंकि जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनके द्वारा प्रीमियम चार्ज किया जाता है। ट्रेडिशनली जो प्रीमियम चार्ज किया जाता था, यदि एक्सीडेंट हो जाता था, फॉर एग्जांपल आपने एलआईसी पॉलिसी ली और आपने पर मंथ या पर ईयर आपने 10,000 रुपीज पे किया, देन इन केस एनी ऑफ द ईयर यदि आपकी डेथ हो जाती है कभी भी इन लाइफ, देन आपको मैच्योरिटी पे क्या होगा, 1 करोड़ रुपीज का अमाउंट मिलेगा। तो देन 10,000 रुपीज का जो भी आपके प्रीमियम चार्ज किया जा रहा है, दैट इज अ वैल्यू, वो यहाँ पे कवर्ड नहीं है। आजकल बहुत सारी एलआईसी पॉलिसीज आने लग गई है, तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज ने पॉलिसीज बनाना स्टार्ट कर दिया है, जहां पे वो ये बोलते हैं कि आपको 10,000 रुपीज पे करना पड़ेगा, यदि डेथ हो गई तो आपको 30 लाख रुपया तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस इन केस जो स्पेसिफाइड टाइम पीरियड उसमें डेथ नहीं होती, तो 50 इयर्स का है या 80 इयर्स का है, 70 इयर्स का है, देन आपको आफ्टर दी मैच्योरिटी पीरियड एक फिक्स्ड अमाउंट भी आपको मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रीमियम आपके द्वारा पे किया जाता है, उस प्रीमियम का कुछ परसेंटेज अब इन्वेस्ट भी होने लग गया। इसका मतलब एलआईसी कंपनी जो आपसे प्रीमियम चार्ज करती है, पूरा का पूरा अमाउंट एक्सीडेंटल नहीं रहा है, कुछ पार्ट इन्वेस्टमेंट भी होता है। तो जितना पार्ट इन्वेस्ट हो रहा है उस पर जीएसटी थोड़ी लगना चाहिए। जैसे आप बैंक के अंदर 10,000 रुपीज इन्वेस्ट करते हो, देन बैंक आपको 10 इयर्स के बाद 90,000 रुपीज पे करता है, तो ये जीएसटी के अंदर थोड़ी कवर्ड है। तो वही यदि प्रीमियम का कुछ पार्ट यदि इन्वेस्ट हो गया तो वो जीएसटी के अंदर कवर्ड नहीं होना चाहिए। उसी के लिए बनाया गया है रूल 32 सब रूल नंबर 4। क्या कहता है ये रूल 32 सब रूल नंबर 4, यदि लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के द्वारा जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, पॉइंट नंबर 1, if the amount allocated for investment is intimated to the policy holder at the time of supply of services, मतलब पहले बता दिया है कि जो प्रीमियम 10,000 रुपीज का जो आपने पे किया उसका 70% 7,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट होगा, तो 7,000 रुपीज जो इन्वेस्टमेंट पार्ट पे चला गया, तो बता 10,000 minus 7,000, that is the value of supply will be the 3,000 rupees. Gross amount of premium charge, that is a 10,000 minus जो premium attributed to investment, that is a 7,000. So the value is a 3,000 rupees. लेकिन एलआईसी कंपनीज ने आपको ये नहीं बताया कि कितना परसेंटेज इन्वेस्टमेंट होगा, ये है कि कुछ परसेंटेज इन्वेस्टमेंट के लिए रखा गया है, लेकिन पॉलिसी होल्डर को एट द टाइम ऑफ पॉलिसी यदि इंटीमेट नहीं किया गया तो उस केस में क्या होगा, यदि एक ही बार यदि आप प्रीमियम देते हो, सिंगल एन्युटी प्रीमियम है, मतलब पूरी लाइफ में आपको एक बार प्रीमियम देना है, देन आफ्टर सर्टेन पीरियड यू विल रिसीव ए अमाउंट
तो देन इट विल बी कॉल्ड एज सिंगल प्रीमियम एन्युटी पॉलिसी। इस केस में जितना भी प्रीमियम कंपनी ने चार्ज किया उसका 10% वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। और यदि कंपनी एक बार की जगह नंबर ऑफ ईयर्स यदि आपसे प्रीमियम चार्ज करती है एवरी ईयर, और ये पता नहीं है कि कितना प्रीमियम का पार्ट इन्वेस्टमेंट के लिए है, तो इसका मतलब कुछ पार्ट तो इन्वेस्टमेंट है, ये तो कंफर्म है, लेकिन कंपनी ने पॉलिसी होल्डर को बताया नहीं है कि कितना परसेंट इन्वेस्टमेंट के लिए रखा गया है। तो उस केस में आपको लप्पा मारना पड़ेगा। लप्पा क्या होगा, पहले ईयर के अंदर प्रीमियम का 25% वैल्यू ऑफ सप्लाई माना जाएगा, और सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स 10% ऑफ द 10% नहीं, आधा किसका, फर्स्ट ईयर में 25% ऑफ द प्रीमियम चार्ज, देन सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स जो भी प्रीमियम चार्ज किया गया उसका कितना परसेंट, 12.5% क्या माना जाएगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। This rule number 32 सब रूल नंबर 4 इज नॉट एप्लीकेबल इन द केस जब LIC कंपनी जितना भी प्रीमियम चार्ज करती है पूरा का पूरा प्रीमियम यदि रिस्क कवर करता है, डेट इज अ डेथ कवर करता है कि यदि डेथ हुई तो पैसा मिलेगा, डेथ नहीं हुई तो पैसा नहीं मिलेगा। यदि यही प्रीमियम का अमाउंट चार्ज किया जा रहा है तब तो पूरा का पूरा प्रीमियम वैल्यू ऑफ सप्लाई माना जाएगा, तब ये रूल नंबर 32 सब रूल नंबर 4 अप्लाई नहीं होता। ये रूल 32 सब रूल नंबर 4 तभी अप्लाई होता है जब LIC कंपनी जो प्रीमियम आपसे चार्ज करती है उसका कुछ परसेंटेज इन्वेस्टमेंट के लिए अलोकेट करती है। या तो आपको बता दिया जाता है तो पता है तो जो इन्वेस्टमेंट वाला जो अमाउंट है प्रीमियम में से वो माइनस कर दो, नहीं पता है तो उस केस में आपको क्या करना होगा, पॉइंट नंबर 2 के अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेट करना होगा। नाउ वी कम टू द पॉइंट नंबर डी, रूल 32 सब रूल नंबर 4 फोर्थ स्पेसिफिक सप्लाई। यहां पे किसकी बात की जा रही है, यहां पे बात की जा रही है सेकेंड हैंड डीलर्स की। यहां पे हम हुंडई की बात नहीं कर रहे, होंडा कंपनी की बात नहीं कर रहे, हम यहां बात करें सेकेंड हैंड कार डीलर। सर ये क्या करते हैं, सर ये सेकेंड हैंड कार डीलर मार्केट में किसी पर्सन ने, मिस्टर ए से इन्होंने क्या किया, कार को खरीदा 1,50,000 रुपीज में, एंड देन सेकेंड हैंड कार डीलर ने मिस्टर बी को ये कार बेच दी 1,90,000 रुपीज में। जब मिस्टर ए से खरीदा होगा तो मिस्टर ए तो GST लगाता नहीं है क्योंकि वो नॉर्मल पर्सन है। किसी पर्सन ने, मिस्टर ए ने कार खरीदी थी अपने पर्सनल यूज के लिए, तो मिस्टर ए ने जब ये कार बेची, किसको बेची, सेकेंड हैंड कार डीलर को, तब GST चार्ज नहीं हुआ होगा। तो सेकेंड हैंड कार डीलर ने ये कार परचेज की 1,50,000 रुपीज में, और ये सेकेंड हैंड कार डीलर अब जब 1,90,000 में सेल करता है तो 1,90,000 रुपीज पर GST नहीं पे करना पड़ेगा। GST जो पे करना पड़ेगा वो कौन सी वैल्यू पर पे करना पड़ेगा, इन दोनों का डिफरेंस, दैट इज 1,90,000 माइनस 1,50,000 रुपीज। यदि सेकेंड हैंड कार डीलर ने जो परचेज किया है मिस्टर ए से 1.5 लाख रुपए की कार, उस पर ITC नहीं लिया, और नॉर्मली ITC वाला कंसेप्ट भी नहीं होता क्योंकि ये एंड यूजर था मिस्टर, तो इसे GST लगाया ही नहीं होगा। तो जब GST लग के ही नहीं आया तो 1.5 लाख पर जो आपने कार परचेज की उस पर GST लगा नहीं, तो जब ये कार बेचेगा सेकेंड हैंड कार डीलर तो 1,90,000 पर GST नहीं पे करना पड़ेगा, GST पे करना पड़ेगा एज पर रूल 32 सब रूल नंबर 5, दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड परचेज प्राइस, दैट इज 40,000 रुपीज। तो 40,000 रुपीज पर सेकेंड हैंड कार डीलर। तो ये जो प्रोविजन है रूल 32 सब रूल नंबर 5 का, जो भी सेकेंड हैंड गुड्स डीलर है, चाहे वो कार के हो, चाहे वो मोबाइल के हो, चाहे वो स्कूटर के हो, चाहे वो कोई एनी अदर गुड्स के, तो रूल 32 सब रूल नंबर 5 के हम किसकी बात करते हैं बेटा, हम बात करते हैं सेकेंड हैंड गुड्स डीलर जो खरीदते और बेच देते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए वैल्यू क्या होगी, पर्सन डीलिंग इन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, एंड जो उन्होंने सेकेंड हैंड गुड्स खरीदा है उस पर ITC लिया नहीं है, तो उनके लिए वैल्यू क्या होगी, द डिफरेंस बिटवीन अ सेलिंग प्राइस एंड परचेज प्राइस। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपने खरीदा 1.5 लाख में लेकिन आपने बेच दिया 1,40,000 में, तो 10,000 रुपीज का जो नेगेटिव वैल्यू आ रहा है वो वैल्यू नहीं माना जाएगा, तब आपको GST नहीं पे करना पड़ेगा। मतलब ये कि वैल्यू हमेशा डिफरेंस होगी सेलिंग एंड परचेज। यदि पॉजिटिव आ रहा है तो वैल्यू माना जाएगा, और यदि नेगेटिव आ रहा है तो वैल्यू इग्नोर हो जाएगा, आपको कोई GST पे करने की जरूरत नहीं है। राइट बेटा, नाउ वी कम टू द नोट नंबर 1। यदि सेकेंड हैंड गुड्स डीलर ने जो कार खरीदी, जो फर्नीचर परचेज किया, यदि उस पर ITC ले लिया, यदि ITC ले लिया
तो देर आपको सेलिंग प्राइस पर ही जीएसटी पे करना पड़ेगा, डिफरेंस वाला प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। ये रूल 32 सब रूल नंबर 5 अप्लाई नहीं होगा। जो नॉर्मल ट्रांजैक्शन वैल्यू है, जो सेलिंग प्राइस से बदले 90,000 रुपीज, उसी पर आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। दो बातें, यदि 1.5 लाख में आप कार खरीदते हो और जो आपने कार परचेज की उस पर जीएसटी नहीं लिया, तो देन डिफरेंस सेकेंड हैंड गुड्स डीलर को डिफरेंस 40,000 पर जीएसटी पे करना पड़ेगा। लेकिन यदि सेकेंड हैंड गुड्स डीलर ने जो कार खरीदी, यदि उस पर जीएसटी लग गया तो उसने आईटीसी ले लिया, और यदि आईटीसी ले लिया तब तो 1,90,000 रुपीज पर ही जीएसटी पे करना पड़ेगा। नाउ वी कम टू द नोट नंबर 2। यदि क्या हुआ, ध्यान से देखना बेटा, मिस्टर ए को कार परचेज करनी थी हुंडई की, तो मिस्टर ए ने कार परचेज कर ली, लेकिन पैसा नहीं था तो ये बैंक के पास गया, दैट इज आईसीआईसीआई बैंक, बोला मुझे कार खरीदनी है, तो बैंक से लोन लिया 15 लाख रुपीज का, बैंक से लोन लिया 15 लाख रुपीज का, और लोन लेके इसने क्या किया, हुंडई को 15 लाख रुपीज का अमाउंट पे कर दिया। हुंडई आउट, हुंडई को पूरा 15 लाख रुपए की कार थी, 15 लाख का पेमेंट आ गया, काम हो गया। अब आईसीआईसीआई बैंक को क्या करना है, मिस्टर ए से रिकवरी करनी है, और मिस्टर ए लोन को रिपे करने में क्या हो गया, लोन के अमाउंट को रिपे करने में हो गया फेल। और यदि ये मिस्टर ए लोन के अमाउंट को रिपे करने में फेल हो जाता है, तो देन कार के अगेंस्ट जो लोन दिया गया था, ये आईसीआईसीआई बैंक क्या करेगा, उसको क्या करेगा, लेगा, और इसको लेके क्या करेगा, बेचेगा। तो बेचेगा तो सेलिंग प्राइस तो आपको पता है, लेकिन जो सेकेंड हैंड जो कार है, क्योंकि कार किसकी, मिस्टर ए की, और मिस्टर ए की कार को रीपरचेज किया, तो इसका परचेज वैल्यू क्या होगा, क्योंकि यहां पे जो सेकेंड हैंड जो कार बेच रहा है वो कौन बेच रहा है, आईसीआईसीआई बैंक। तो आईसीआईसीआई ने जो कार बेची तो उसका सेलिंग प्राइस माइनस करना पड़ेगा परचेज प्राइस। तो बैंक ने तो खरीदा नहीं था, तो बैंक ने किसके अगेंस्ट लिया, लोन के अगेंस्ट, ड्यू अमाउंट के अगेंस्ट। लेकिन ड्यू अमाउंट को परचेज प्राइस नहीं बोलती, तो फिर परचेज प्राइस क्या होगी, इस गुड्स की जो बैंक ने रीपरचेज किया है। तो इस केस में देखना पड़ेगा कि जो डिफॉल्टिंग बोर्ड है उसके लिए परचेज प्राइस क्या थी, माइनस आपको करना पड़ेगा सर्टेन परसेंटेज। तो एक बार हम जल्दी से देख लेते हैं कि परचेज वैल्यू ऑफ द गुड्स रीपरचेज्ड फ्रॉम द डिफॉल्टिंग बोर्ड, दैट इज द मिस्टर ए। और ये प्रोविजन तभी एप्लीकेबल होगा जब वो डिफॉल्टिंग बोर्ड क्या हो, अनरजिस्टर्ड। ध्यान से देखना, परचेज वैल्यू विल बी, क्योंकि सेलिंग प्राइस तो आपको है ही, और जिस वैल्यू पर ऊपर जीएसटी पे करना पड़ेगा वो आपको पता ही है, सेलिंग प्राइस माइनस परचेज वैल्यू। तो ऐसे गुड्स की जो आपने डिफॉल्टिंग बोर्ड से रीपरचेज किया उसका परचेज वैल्यू क्या होगी, परचेज प्राइस इन द हैंड्स ऑफ सच बोरोवर, दैट इज द मिस्टर ए, माइनस क्या करेंगे, माइनस विल बी 5%, क्योंकि यूज भी तो किया ना इतने टाइम तक, डिफरेंस। तो 5% फॉर एवरी क्वार्टर ऑफ ईयर, एवरी क्वार्टर का 5%, और पार्ट दे और बिटवीन द डेट ऑफ परचेज, जिस दिन मिस्टर ए ने खरीदा था और आज आईसीआईसीआई बैंक ने उसे डिस्पोज ऑफ कर दिया, वो जो टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड का क्या होगा, 5% काउंट किया जाएगा, लेकिन पर क्वार्टर काउंट किया जाएगा। और यदि पूरे 3 महीने नहीं हुए, फॉर एग्जाम्पल 10 मंथ्स, तो 9 मंथ्स के 3 क्वार्टर हो गए, 9 मंथ्स मतलब 3 क्वार्टर्स, और 1 मंथ मतलब अगेन 1 क्वार्टर, पार्ट देयर ऑफ। और ये कितना टाइम पीरियड, बिटवीन द डेट ऑफ परचेज और जिस दिन आईसीआईसीआई बैंक ने क्या किया, डिस्पोज ऑफ किया। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, परचेज वैल्यू निकालेंगे, और निकालेंगे गुड्स रीपरचेज फ्रॉम द डिफॉल्टिंग बोर्ड, और वैल्यू क्या होगी, वैल्यू तो हमें पता ही है, डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड द परचेज प्राइस, उस वैल्यू पर जीएसटी पे करना पड़ेगा यदि आईटीसी तो, राइट। Now we come to the rule number 32, sub rule 6, that is the last supplies that is specified in the rule 32. 5 specific supplies की हमने बात की थी। तो rule 32 सब rule number 6 का कहता है, यदि आपने वाउचर के अगेंस्ट यदि कोई सप्लाईज की, तो वैल्यू ऑफ वाउचर विच इज रिडीमेबल अगेंस्ट सप्लाई ऑफ द गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ। तो वाउचर सप्लायर ने कितने में बेचा, तो मैंने लास्ट टाइम ऑफ सप्लाई, और यदि किसी को टाइम ऑफ सप्लाई का ही रिवीजन करना हो तो यहाँ पे मैं आपको इंडिकेट कर दूंगा, वहां से आप लिंक देख लेना। तो टाइम ऑफ सप्लाई मैंने बताया था ना, वाइल वाउचर आइडेंटिफिएबल और नॉट आइडेंटिफिएबल। तो यहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं कि वाउचर को आपने कितने बेचा, जो बिग बाजार है तो उन्होंने वाउचर कितने में बेचा,
तो कितने बेचा वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उस वाउचर के अगेंस्ट आप कितने का गुड्स और सर्विसेज रिडीम कर रहे हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वाउचर की वैल्यू क्या होगी, द मनी वैल्यू ऑफ द गुड्स और सर्विसेज रिडीम्ड अगेंस्ट सच वाउचर। इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि बिग बाजार ने या सीसीडी ने वो वाउचर कितने में दिया, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उस वाउचर के अगेंस्ट आप कितने का गुड्स ले पा रहे हो, रिडीम्ड कर पा रहे हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। Now we come to the rule number 32, sub rule number 7. Value of the services provided by the notified service providers between distinct person specified in the section 25 subsection 4. That is a branches या head office and branches के बीच में जो supplies की जाती है by the notified service provider, value कितना होगा, value will be the nil यदि पूरा का पूरा ITC यदि available है तो। Rule number 32A. Value of the supply in case where Kerala फ्लड सेज इज एप्लीकेबल। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा, जो सेक्शन 15 के अंदर जिस वैल्यू के ऊपर केएफसी चार्ज हुआ है, जिस वैल्यू के ऊपर केएफसी चार्ज हुआ है वही वैल्यू सेक्शन 15 की वैल्यू मान ली जाएगी और उसी वैल्यू के ऊपर आपको क्या करना होगा, जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा। लेकिन जितना केरल फ्लड सेज ए केएफसी ए उसके ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं होगा। नॉर्मली एज पर सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्लोज ए जो भी टैक्सेस या सेज किसी भी लॉ में यदि इंपोज किए जाते हैं वो सब जीएसटी के पर्पस के लिए इंक्लूड किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्लियरली बोला गया है कि जो केएफसी का जो अमाउंट है वो इंक्लूड नहीं किया जाएगा जीएसटी के पर्पस के लिए, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, राइट। नाउ वी कम टू द लास्ट कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर, रूल नंबर 33, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन केस ऑफ प्योर एजेंट। नॉर्मली सर्विस सप्लायर के द्वारा जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है उन सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए जितने जितने एक्सपेंसेस उन्होंने इनकर्ड किए वो सब वैल्यू के अंदर ऐड होते हैं। लेकिन यदि किसी सर्विस सप्लायर ने यदि कोई एक्सपेंसेस यदि रेसिपिएंट के बिहाफ पे किया एज ए प्योर एजेंट, कोई एक्सपेंसेस किया सप्लायर ने लेकिन रेसिपिएंट के बिहाफ पर किया, तो जितना एक्सपेंसेस रेसिपिएंट के बिहाफ पे किया वो एक्सपेंसेस वैल्यू के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। नॉर्मल प्रोविजन एनी एक्सपेंसेस इन, क्योंकि सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए खर्चा तो करना पड़ता है, तो सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए जितने भी आपने एक्सपेंसेस किए वो सारे एक्सपेंसेस वैल्यू का पार्ट है। लेकिन वो एक्सपेंसेस का अमाउंट जो आपने रेसिपिएंट के बिहाफ पर एज ए प्योर एजेंट यदि आप करते हो तो वो वाला एक्सपेंसेस वैल्यू का पार्ट नहीं होगा। We take an example, there is a ABCN company. There is a ABCN company, company secretary firm, Mr. X. ABCN कंपनी सीएस फर्म के पास आता है, बोलता है भैया मुझे कंपनी बनानी है जिसका नाम है एक्स लिमिटेड। कंपनी सेक्रेटरी फर्म ने बोला, सीएस फर्म ने बोला आपका सर्विस चार्जेस लगेगा, दैट इज अमाउंट 9,000 रुपीज। आपको हमारी जो सर्विसेज है, जो भी है डॉक्यूमेंटेशन, जो भी फाइलिंग और जो भी वर्किंग हमें करनी है, जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो हमें सेटिस्फाइड करनी है, पूरी हमारी टीम देख लेगी, आपको कुछ भी नहीं करना, यू हैव टू पे 9,000 रुपीज फॉर दैट। लेकिन कंपनी को बनाने के लिए हमें आरओसी में भी चार्जेस पे करने पड़ेंगे, या तो आप डायरेक्टली आरओसी को अमाउंट पे कर दो, आप चाहते हो कि हम आपके बिहाफ पे अमाउंट पे करें, तो देखो जो भी आरओसी चार्जेस लेगा हम आपके बिहाफ पे कर देते हैं, देन आप हमें रीइंबर्स कर देना। तो देन आरओसी ने बोला कि एक्स लिमिटेड को बनाने में जो खर्चा लगेगा वो 5,000 रुपीज का लगेगा, 5,000 रुपीज का लगेगा। और ये 5,000 रुपीज जितना एक्सपेंसेस आपने थर्ड पार्टी को दिया, जितना आरओसी को दिया, उतना ही अमाउंट एबीसी सीएस फर्म ने एबीसी सीएस फर्म ने मिस्टर एक्स से क्या किया, उतना ही अमाउंट रिकवर किया। हमने पहले ही आपको बता दिया था हमारा चार्जेस 9,000 रुपीज है, आरओसी जितना भी चार्जेस लेगा या तो आप पे कर दो, आप चाहते हो कि हम पे करें तो हम पे कर देंगे, जितना पे करेंगे उतना हम आपसे रिकवर करेंगे, और जितना रिकवर किया वो हमने आपके बिहाफ पे किया, हमने आप पे बिहाफ पे किया। तो ये जो 5,000 रुपीज का जो अमाउंट है जो कंपनी सेक्रेटरी ने लिया तो मिस्टर एक्स से, लेकिन ये आरओसी को पे किया था ऑन द बिहाफ ऑफ एक्स।
तो ये 5,000 रुपीज का जो एक्सपेंसेस है ये रीइंबर्समेंट है, ये रिकवरी है। और पहले ही बता दिया गया था कि आरओसी को पे करना पड़ेगा, आप पे कर दो, हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो 5,000 रुपीज का जो अमाउंट है ये एज ए प्योर एजेंट है, और ये प्योर एजेंट के रूप में जो भी आपने एक्सपेंसेस किए हैं ये वैल्यू के अंदर इंक्लूड नहीं होंगे, प्रोवाइडेड दैट आप जो बिल बनाओगे, जो इनवॉइस बनाओगे, उसमें ये 5,000 रुपीज जो रिकवरी वाले जो एक्सपेंसेस है, जो रीइंबर्स जो आपने कराए, ये इनवॉइस में सेपरेटली इंडिकेट होने चाहिए। तो सर्विस सप्लायर जिसका नाम है एबीसी एंड कंपनी सेक्रेटरी फर्म, उसके द्वारा जो एक्सपेंसेस किए जाते हैं रेसिपिएंट के बिहाफ पे, रेसिपिएंट एज ए प्योर एजेंट के रूप में काम करता है, क्योंकि उसे पहले बता दिया जाता है कि तुम्हारे भी आप पे ये एक्सपेंसेस है, तो जितना एक्सपेंसेस इनकर किया वो वैल्यू का पार्ट नहीं है, वैल्यू के अंदर इंक्लूड नहीं। The expenditure or cost incurred by the supplier as a pure agent of the recipient of supply shall be excluded from the value of supply। यदि पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 तीनों कंडीशन यदि फुलफिल हो जाती है। पहली कंडीशन, सप्लायर एबीसी कंपनी सेक्रेटरी फर्म ने क्या किया, मिस्टर एक्स के बिहाफ पे काम किया एज ए प्योर एजेंट, और मिस्टर एक्स ने ऑथराइज कर दिया था कि हमारे बिहाफ पे आरओसी को पेमेंट कर देना, और जितना भी अमाउंट आरओसी को पे किया हमने अपने बिल के अंदर सेपरेटली इंडिकेट किया। एंड थर्ड, ये जो अमाउंट हमने आरओसी को पे किया है आपके बिहाफ पे, ये हमारी सर्विसेज के एक्स्ट्रा है, मतलब जो हमारा काम है, डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, फाइल करते हैं, सारी वर्किंग करते हैं, वो हमारा, उसके अलावा ये आरओसी का एक्चुअल अमाउंट है, तो ये एडिशनल। तो जो आरओसी को, जो थर्ड पार्टी को जो आपने अमाउंट दिया मिस्टर एक्स के बिहाफ पे, ये वैल्यू का पार्ट नहीं है, ओनली 9,000 रुपीज पर जीएसटी पे करना पड़ेगा। सर प्योर एजेंट का मतलब क्या होगा? प्योर एजेंट के लिए 4 रिक्वायरमेंट होती है। वी टेक एग्जांपल फॉर दिस। देयर इज ए इंपोर्टर मिस्टर ए। मिस्टर ए ने गुड्स इंपोर्ट किया, आईफोन 1 करोड़ रुपीज के इंपोर्ट किए, और ये गुड्स इंपोर्ट होने के बाद कहाँ आ गए? कस्टम एरिया में आ गए। ये इंपोर्टर ना समझ से जानता नहीं है कि क्या क्या कस्टम क्लियरेंसेस करनी होगी, तो ये मिस्टर एक्स के पास आया जो एक कस्टम हाउस एजेंट है। इसने बोला भैया मैं सप्लायर हूँ, मेरा काम है सर्विसेज प्रोवाइड करना, मैं आपका माल कस्टम एरिया से क्लियर करा दूंगा और वेयर हाउस के अंदर पटक दूंगा, नॉर्मल वेयर हाउसेज के अंदर, और वेयर हाउसेज भी हमारा होगा, सारी सर्विसेज हम आपकी प्रोवाइड कर देंगे, मतलब जो जो रिक्वायरमेंट होगी वी विल डू दैट। आपको कुछ नहीं करना, कस्टम से भी क्लियर करा देंगे, ट्रांसपोर्ट भी हमारा होगा, वेयर हाउस के अंदर स्टोर भी हम कर देंगे, सारी सर्विसेज हमारी होगी, उसके बदले हम आपसे लेंगे 1 लाख रुपीज। लेकिन जब कस्टम से क्लियर कराएंगे तो 10 लाख रुपए की कस्टम ड्यूटी कस्टम डिपार्टमेंट को पे करनी होगी, या तो आप पे कर दो, आप मिस्टर ए यदि चाहे कि मिस्टर एक्स पे कर दे तो मिस्टर ए के बिहाफ पे मिस्टर एक्स भी पे कर सकता है। मिस्टर ए ऑथराइज करेगा कि आप पे कर दो, तो मिस्टर एक्स क्या करेगा? 10 लाख रुपए की कस्टम ड्यूटी पे करेगा। लेकिन ये 10 लाख रुपए की कस्टम ड्यूटी पे करके आईफोन यदि क्लियर करता है तो क्या मिस्टर एक्स आईफोन यूज कर सकता है? मालिक कौन है? आपने, मिस्टर एक्स ने कस्टम ड्यूटी पे करके आईफोन क्लियर किया, लेकिन आईफोन का मालिक तो फिर भी मिस्टर ए ही रहेगा। इसका मतलब जो भी गुड्स आपके द्वारा क्लियर किए जा रहे हैं उन पर आपका कोई टाइटल नहीं होगा, आप कोई भी टाइटल होल्ड नहीं करोगे, उन गुड्स को आप यूज भी नहीं कर सकते। आप किसके भी आप पे? मिस्टर ए के भी आप पे, जो आपने कस्टम ड्यूटी पे की और मिस्टर ए ने आपको ऑथराइज कर दिया, तो ये जो 10 लाख रुपए की जो कस्टम ड्यूटी पे की ये वैल्यू के अंदर इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि आप प्योर एजेंट हो। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जितना कस्टम ड्यूटी आपने कस्टम डिपार्टमेंट को पे किया था उतना का उतना ही अमाउंट आपने इंपोर्टर से रिकवर किया, तो देन कस्टम ड्यूटीज का जितना अमाउंट आपने डिपार्टमेंट को पे किया और आपको मिस्टर ए ने पहले ऑथराइज कर दिया था, देन जितना अमाउंट आपने डिपार्टमेंट को पे किया उतना ही अमाउंट यदि आप रिकवर करते हो, जो आप इनवॉइस के अंदर सेपरेटली इंडिकेट कर देते हो, तो 10 लाख रुपीज का अमाउंट वैल्यू के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। इवन आपने मिस्टर ए से लिया है, ओनली जो 1 लाख रुपीज का जो सर्विस चार्जेस है वही वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट माना जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको कंसेप्ट को बहुत कम टाइम में प्रॉपर्ली बताने का ट्राई किया, आपको समझ आया होगा।
और मैं ऐसे एफर्ट्स आपके साथ आगे भी करता रहूंगा। मैंने पहले आपको कमिट किया था कि मैं आपको जीएसटी के बाकी चैप्टर्स का भी टाइम टू टाइम क्विक रिवीजन वाली वीडियोस बनाता रहूंगा। तो आप मुझे बताते रहो कि आपको नेक्स्ट चैप्टर क्या चाहिए, उसका वीडियो आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ हमें मोटिवेट करने के लिए इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सकता है लाइक करना ना भूलो और शेयर करना ना भूलो, जिससे कि हर स्टूडेंट जो भी सीएस कर रहा है उसको जीएसटी से प्यार हो जाए। मेरा मिशन